बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसीने 203 से फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम है नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें 2 टायर आर्किटेक्चर है, 3 टायर आर्किटेक्चर है और स्पैन लीफ आर्किटेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन पनी तामीर, और नेटवर्क आर्किटेक्चर कि हम नेटवर्क को किस तरह डिज़ाइन करें या किस तरह बनाएं। मतलब हमने लेयर 2 डिवाइस कहाँ पे लगानी है, लेयर 3 डिवाइस कहाँ पे लगानी है, होस्ट कहाँ पे लगाने हैं, क्लाइंट्स कहाँ पे लगाने हैं, सर्वर्स कहाँ पे लगाने हैं, ये सारे के सारे जब हम नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं इसको हमने फंक्शंस असाइन करने के, तुमने ये काम करने, तुमने वो काम करने, तो इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। तो चलिए इसकी डिफिनेशन पे आते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर्स टू हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मीन हम इसको कैसे एक सिस्टम को तरतीब देते हैं, एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड बिटवीन दीज कंप्यूटर्स आर नेटवर्क डिवाइसेस। हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको कौन सी फंक्शनैलिटी असाइन कर देते हैं। तो ये नेटवर्क आर्किटेक्चर की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, सिंपली वी कैन से दैट how computers are organized and how tasks are allocated to the computer or network devices। ठीक है, तो जब भी हम एक बेस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर या इसकी आर्किटेक्चर अच्छी तरह कर लेते हैं, एक टोपोलॉजी अच्छी तरह बना लेते हैं या एक नेटवर्क को अच्छी तरह डिज़ाइन कर लेते हैं, तो इसके साथ ये भी एडवांटेज आती है, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको हमें अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है, इस पे ख़र्चा कम आता है, ईज़िली मॉडिफाइड हो सकता है। ठीक है, अगर फ्यूचर में हमारे नेटवर्क बढ़ने की चांसेस हो तो इसको हम इजीली बढ़ा भी सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अलाउ फॉर नेटवर्क ग्रोथ, हम नेटवर्क को बढ़ा भी सकते हैं। फॉल्ट आइसोलेशन, फॉल्ट आइसोलेशन मतलब इसमें गलती को हम जुदा कर देते हैं। ठीक है, तो हम आसानी से इसमें गलती को ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब भी हम एक नेटवर्क को अच्छी तरह डिज़ाइन ऑर्गेनाइज और बना लेते हैं तो इसमें ही इसके साथ ये एडवांटेजेस भी आती हैं। ठीक है, तो चले इस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई नेटवर्क आर्किटेक्चर आर इम्पॉर्टेंट, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट। अगर आर्किटेक्चर ना हो तो फिर नेटवर्क किस चीज़ की। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर्स हैं, जिसमें 2 टायर कोलैप्स को जिसको भी कहते हैं, 2 टायर नेटवर्क आर्किटेक्चर, 3 टायर और स्पाइन लीफ। तो चलिए हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 टायर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, तो 2 टायर में एक एक्सेस लेयर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, या इसको कोलैप्स्ड कोर लेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेस लेयर का बेसिकली मकसद ये होता है कि इसके साथ इन डिवाइसेस या इन पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं और ये डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। ठीक है, इसमें मसला ये होता है कि ये एक्सेस स्विच इस एक्सेस स्विच के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता अगर जहाँ पे ये कोलैप्स कोर स्विच ना हो। ठीक है, तो ये एक्सेस लेयर का बेसिक डिफिनेशन की इसके साथ इन डिवाइसेस कनेक्ट होती है, इन पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं और ये डायरेक्टली दूसरे एक्सेस स्विच के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसके अलावा जो कोलैप्स कोर, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेयर हैं, तो ये एक्सेस स्विचेस के दरमियान ये कम्युनिकेशन ही करवाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये कोर लेयर के साथ भी कम्युनिकेशन करवाता है। इस टोपोलॉजी में तो कोर लेयर है नहीं, तो ये इंटरनेट के साथ भी हमें कम्युनिकेट करवा सकता है और इन दोनों स्विचेस को भी आपस में कम्युनिकेट करवाता है। तो ये कोलैप्स कोर का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का। अभी इस पे आते हैं कि इस किस्म की टोपोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है। तो ये स्मॉल टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है, जिसकी इतनी ज़्यादा बजट ना हो और ये इसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो एक्सेस लेयर होते हैं और इसमें कोलैप्स कोर लेयर होते हैं, जो इन दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन करवाता है और इसको इंटरनेट के साथ या बाहर दुनिया के साथ भी कम्युनिकेट करवाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 2 टायर आर्किटेक्चर की जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो चलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर पे। तो इसमें तो एक एक्सेस लेयर होगा
जिसके साथ इन डिवाइसेस कनेक्टेड होगी और ये डेटा सेंड और रिसीव कर सकेगा, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का बेसिक जो फंक्शनैलिटी है, ये एक्सिस लेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सिस लेयर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा और इसके साथ साथ ये डेटा को एक कोर लेयर तक भी कोर लेयर के साथ भी कम्युनिकेशन करवाता है। और इसका जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, ये रूटिंग भी परफॉर्म कर देता है इन सारे लेन के बीच में और इंटरनेट के साथ भी कम्युनिकेशन करवाता है। यहाँ पर भी ईथर चैनल होते हैं, लेयर 3 ईथर चैनल। अगर यहाँ पर हो तो लेयर 2 ईथर चैनल होंगे जो हम एग्रीगेट कर लेते हैं मुख्तलिफ लिंक्स को, ताकि हमारे जो डेटा हो वो फास्टली या इसको ये सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर, इन तीनों का बेसिक फंक्शनैलिटी समझ में आ गया होगा। और इस किस्म की टोपोलॉजी आर्किटेक्चर कहाँ पे यूज़ होता है? ये जो लार्ज कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें होते हैं। यहाँ पे डेटा सेंटर होता है और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच और एक्सेस स्विच, इस तरह ये आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। चलो, जो हमारा तीसरा नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर स्पैन लीफ आर्किटेक्चर है, तो इस पे आते हैं। तो इस किस्म की टोपोलॉजी हम डेटा सेंटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लीफ स्विचेस हैं, ये स्पैन है और ये बॉर्डर लीफ हैं। तो इसमें एक रूटर स्पैन का हर लीफ स्विच के साथ कनेक्टेड होगा, एक लिंक इसके साथ, एक इसके साथ, इसी तरह इसके साथ भी, सारे स्विचेस के साथ एक डेडिकेटेड केबल के थ्रू ये कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक जो बेनिफिट है वो ये है, अगर ये स्विच डाउन भी हो गया तो कोई मसला नहीं, ये डायरेक्ट इस स्विच के साथ इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर लेगा, ठीक है। अगर ये स्विच डाउन हो गया तो ये भी कोई मसला नहीं, डायरेक्ट इसके साथ कम्युनिकेशन कर लेगा। तो इस पे बर्डन ज़्यादा नहीं होता। तो इसका और डिसएडवांटेज ये कि इसके इस पर ख़र्चा ज़्यादा आते हैं, केबलिंग की भी और स्विचेस की भी इसका कास्ट ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसमें हाई अवेलेबिलिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, इसमें मल्टीपल पॉइंट है। लेकिन ये बहुत वर्स्ट केस होगा और उन्हें अगर काम छूट गया तो फिर ये काम नहीं कर, अगर इनमें से एक भी हो तो तुम्हारा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह बॉर्डर लीप इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, तो ये सारे के साथ कनेक्ट होगा और इसी तरह ये हाई अवेलेबिलिटी हमें प्रोवाइड करेगी। इस किस्म की टोपोलॉजी डेटा सेंटर में होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वर होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन और आउटसाइड द एनवायरनमेंट एक कम्युनिकेशन या ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर और स्पैनली आर्किटेक्चर में बेसिक डिफरेंस और इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे हम ये इस किस्म की टोपोलॉजी बनाते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा कि और इसकी बेसिक फंक्शन और बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसी ने 200-301 फुल सीरीज़ लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम आज वैन के बारे में पढ़ेंगे कि वैन क्या चीज़ होती है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो वैन वैन एक नेटवर्क होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के लेन को कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। सपोज़ हमारे पास 2 नेटवर्क्स हैं, एक लाहौर में है और एक न्यू दिल्ली में है, और इन दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर होगी? हमें वैन रिक्वायर होगी, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर वैन ना हो तो ये इन दोनों का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर 2 सिटीज़ है, सपोज़ मैं पाकिस्तान की बात करूँ या पिशावर और मर्दान है, तो ये लगभग आपस में 25-30 किलोमीटर या इस तरह के, ज़्यादा कम होगा। तो ये लेन के थ्रू भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। कैसे? हम एंटीना लगाएंगे, हम इस तरह वायरलेस कम्युनिकेशन जो 100 किलोमीटर तक काम करता है, तो इसी के थ्रू हम कम्युनिकेशन करवाएंगे। लेकिन अगर एक ब्रांच सपोज़ पाकिस्तान में हो और दूसरा इंडिया में हो,
या अमेरिका में हो, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड कर देगा? ये वैन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो चलिए वैन की टेक्निकल डिफिनेशन पे आते हैं कि कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ वाइड एरिया नेटवर्क आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क। जब भी हमारे कम्युनिकेशन में पब्लिक नेटवर्क आ जाए तो वेन कहलाएगी। सपोज़ हमारे पास दो नेटवर्क है, ठीक है, साइड बाय साइड है, एक एचबीएल का बैंक है सपोज़ और एक यूबीएल का है, दोनों एक एक ही मार्केट में है और एक ही जगह पे अवेलेबल है। लेकिन जब वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर लेगा तो इंटरनेट के थ्रू कर लेगा, ठीक है, या इस पी के सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कर लेगा। तो इन दोनों के जो बीच में जो भी कनेक्शन है इसको वैन कहलाएगी, ठीक है। सपोज़ एक एचबीएल पिशावर में एक जगह जगह पे है और इसके साथ साथ जो दूसरे एचबीएल हैं वो पिशावर में, पिशावर सिटी में कहीं दूसरी जगह पे हैं, और वो दोनों आपस में एक लाइन बिछा दे, एक केबल या ऑप्टिकल फाइबर बिछा दे आपस में अपने कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करवाने के लिए, तो वो वैन कहलाई नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो लेन होगी, क्योंकि उन्होंने अपने एक डेडिकेटेड लेन खुद के लिए बिछा है। लेकिन अगर इसमें सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी इन्वॉल्व हो गया तो ये वैन कहलाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वैन की समझ आ गई होगी। तो चलिए इसके एग्जांपल पे आते हैं। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, ये पाकिस्तान में एक कंपनी है जो वैन की सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। और बीएसएनएल जो इंडिया में एक कंपनी है, ये वहाँ पे वैन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस तरह हर एक मुल्क में एक एक या एक से ज़्यादा कंपनी होती है जो वैन की सर्विस प्रोवाइड करती है, वो 3 है एटसेट्रा। तो हमारे पास ये एक कारपोरेट सेक्टर है, ये एक नेटवर्क है, या ये एक नेटवर्क है, और इन दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए हमें वैन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, हमें वैन रिक्वायर होगा। तो वैन ई कैसे काम करते हैं और किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें कस्टमर एज डिवाइस, यहाँ पे एक लेन में और दूसरी लेन में भी कस्टमर एज, या एक ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर एज एक साइड पे और दूसरी साइड भी कस्टमर एज राउटर या डिवाइस रिक्वायर होगा आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके टेक्नोलॉजीज़ पे आते हैं कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज वैन में काम करती है। तो जो पहले पहले था एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, फिक्स लेंथ का डेटा इसमें आप भेज सकते थे और उस डेटा को आप लोग सेल कह सकते थे, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जिस तरह हम कॉल मिलाते हैं और दूसरे बंदे को इस वक्त वेट करते हैं जब तक वो कॉल पिक न कर ले, जब वो कॉल पिक कर लेते हैं तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी एक कनेक्शन वर्चुअल सर्किट बन जाता था, इसके बाद हम इसके थ्रू डेटा भेज सकते थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की एटीएम की समझ आ गई हो बेसिक, ठीक है। इसके बाद इस पर प्रैक्टिकल लैब्स हैं, हम बाद में जब कर लेंगे, इसी सीनियर लेवल की बातें अभी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम केबल मोडेम की तरफ आते हैं। तो केबल मोडेम जो सिंपल आप लोगों ने जो टीवी लगाए, स्मार्ट टीवी लगाई है और इसके थ्रू जो मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स आ रहे होते हैं, तो इसके थ्रू हम किस तरह इंटरनेट पे अपने डेटा भेज सकते हैं या वॉइस या इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैफिक भेज सकते हैं, तो इसको केबल मोडेम कहते हैं, ठीक है। जब हम इस केबल के थ्रू इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर सकें या दो ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर सकें या मुख्तलिफ ब्रांचेस को, तो इसको केबल मोडेम कनेक्शन कहता था, ठीक है। के बाद आता है डायल-अप इंटरनेट। डायल-अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूज द फैसिलिटी ऑफ पब्लिक स्विच टेलीफोन। जो पीएसटीएन नेटवर्क होता है तो इसके ऊपर हम डायल-अप इंटरनेट यूज़ करते थे, और जिस तरह हम एटीएम इसी तरह की कन्वेंशन तकरीबन इसी तरह वो काम करता था, लेकिन इससे ही मुख्तलिफ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल, जो आजकल हर जगह पे यूज़ होता है। इसमें दो किस्म के आते हैं, एक एस डीएसएल होता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और एक सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और दूसरा ए डीएसएल एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या है बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन डीएसएल टेक्नोलॉजी एक ब्रॉडबैंड है जिस पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल भेज सकते हैं, वॉइस के, डेटा के, और इसके अलावा और कुछ हर किस्म के सिग्नल इस पर भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, जो बहुत फास्ट और बहुत एफिशिएंट होता है, जिसमें डेटा लाइट के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैन टेक्नोलॉजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं।
और इसी तरह प्रेमले भी एक वेन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इससे पहले ही प्रेमले कई साल पहले प्रेमले यूज़ होता था। ठीक है, तो ये पैकेट स्विचिंग एक टेली कम्युनिकेशन का पैकेट स्विचिंग एक सर्विस है। और जो कास्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन, तो कास्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि जब इस पे ज़्यादा यूज़र अवेलेबल होते थे तो इसका स्पीड स्लो होता था लेकिन इसकी कास्ट कम होती थी। और जब इस पे यूज़र कम अवेलेबल होते हैं, कम यूज़र डाटा कम बेच रहे होते हैं, तो उस टाइम इस स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी और ख़र्चा बहुत कम होता था। तो ये कास्ट एफिशिएंट होता था, खर्च इस पे कम आता था। ठीक है, इसके बाद ISDN है, इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क। ये भी टेलीफोन की तरह जो है उस तरह काम करते हैं। और लीज लाइन है जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ई प्रोवाइड कर देता है। डेडिकेटेड लाइन जो आपको बहुत सिक्योर भी होता है और बहुत पायदार होता है लेकिन इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आज कल भी यूज़ हो रहा है PRI और BRI, प्राइमरी रेट इंटरफेस और बेसिक रेट मुख्तलिफ़ किस्म के कनेक्शन है लीज लैन की। जो PBX होते हैं, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, ये हमें एक लैन प्रोवाइड कर देता है और इसके थ्रू हम दो सेट को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो इस डी वैन है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, जो MPLS की जगह लेगा फ्यूचर में। आजकल इस पे काम हो रहा है। ठीक है, जिस तरह हम एक ही सिस्टम पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं और एक ही सिस्टम पे एट अ टाइम हम 3 to 4 ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, तो इस तरह हमने जब नेटवर्किंग या डेटा सेंटर या वैन में जब वर्चुअलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो इसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, तो ये भी अभी इस पे काम हो रहा है, ये फ्यूचर इसका है। ठीक है, इससे पहले SDN था लेकिन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इसी का एक कंसेप्ट है, SDWAN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। और इस तरह MPLS भी है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग सोनेट, जो मैंने फाइबर ऑप्टिक, EGFAN और गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्टिकल फाइबर्स का नेटवर्क हैं। ये हमें लेट के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सिक्योर, बहुत तेज़ और बहुत एफिशिएंट होता है। और इसी तरह एक वैन टेक्नोलॉजी X.25 है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजी हमें ये वैन में हम ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करके कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सिक्योर है आजकल MPLS सिक्योर भी है, रिलायबल भी है, फ्लेक्सिबल सोल्यूशन पर नेशन वाइड वैन सिक्योरिटी, नेशन वाइड मुल्क भर में ही एक सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसके अलावा मेट्रो ईथरनेट जो एक सर्विस है, फ्लेक्सिबल भी है, ईजी टू यूज, आसान भी है। और ट्रांसपोर्ट सर्विस दैट यूज एस्टेब्लिश इंटरनेट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, जो इस टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सिक्योर होते हैं। ठीक है, और आजकल या इसके बाद जो यूज़ होगा सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, बहुत सिक्योर एफिशिएंट और बहुत कम खर्चा इस पे आ गया। तो हमारे एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि वैन में कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी ब्रांचेस है। ठीक है, तो ये हमारा वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें पब्लिक भी होता है और प्राइवेट होता है। हम इसको बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक में इंटरनेट आता है, जो हर कोई इंटरनेट पे जाके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकेगा, जिसमें ब्रॉडबैंड VPN आता है, DSL, केबल, वायरलेस, ये तीनों इस पब्लिक में आते हैं। ठीक है, इस ब्रॉडबैंड VPN में, इंटरनेट में, पब्लिक में और ये वैन में आता है। ठीक है, इस तरह प्राइवेट जो है इसमें डेडिकेटेड लाइन भी होते हैं और स्विच लैंड भी होते हैं। ठीक है, तो डेडिकेटेड जो ख़ास एक बंदे को या एक ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होती है, जिसमें लीज लाइन आते हैं। ठीक है, लीज लाइन जिसकी मैंने अभी पहले बताया कि पॉइंट टू पॉइंट लाइन, जो तुम्हारे एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही लाइन डेडिकेटेड लाइन होता था। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है T1E1 और T3E3, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके बाद स्विच में सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, और इसके बाद एक और भी आए हैं सॉफ्ट स्विचिंग। ठीक है, जो वर्चुअलाइजेशन जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि इस DWAN है, तो सॉफ्ट स्विचिंग भी इसका एडवांस वर्जन है जो इस तरह वर्चुअलाइज्ड या किस्म का वर्चुअलाइज होता है। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग में मेट्रो ईथरनेट, MPLS, प्राइम रिले, ATM आता है।
और सर्किट स्विच में PSTN और ISDN। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क है, और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये इसमें आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वैन की बेसिक नॉलेज और बेसिक समझ आ गई होगी कि वैन किस तरह काम करते हैं, इसमें कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी ज़्यादा सिक्योर है, कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और नॉलेज हासिल करने के लिए और स्टडी करने के लिए आप लोगों ने इस लिंक पे जाना है, और मैं ये जो स्लाइड हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने इससे डाउनलोड कर देना, इससे स्टडी कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों ने कमेंट कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान, और आज हम सीसीने 203 पुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट SOHO भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि स्मॉल ऑफिस या स्लैश होम ऑफिस ये कौन सा नेटवर्क होते हैं। नॉर्मली जब हम जैसे कि एक छोटा बिज़नेस होता है जिसमें हमने पाकिस्तान में जिस तरह हमने PDCL राउटर लगा हुआ होता है, और इसके साथ हमारा 4-5 पीसीस कनेक्ट होते हैं थ्रू इथरनेट केबल, और इसके साथ साथ कुछ यूज़र थ्रू एक्सेस पॉइंट कनेक्ट होते हैं, इसके साथ एक प्रिंटर होता है, और मोबाइल फ़ोन्स और इस तरह टैबलेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इस स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस में लगभग 10 से लेके 15-20 तक इतने डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होके ये आपस में भी कम्युनिकेशन करते हैं, और आउटसाइड इंटरनेट के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो इस किस्म के नेटवर्क को क्या कहते हैं? स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। ठीक है, तो चलिए इसकी डायग्राम से इसको समझते हैं। तो नॉर्मली ये इंटरनेट ISP होता है। ठीक है, इसके साथ जो हमारा कस्टमर एज राउटर होता है, नॉर्मली हमारा PDCL का जो मल्टी फंक्शनिंग डिवाइस होता है, एक राउटर होता है, इसमें स्विच भी होता है और एक्सेस पॉइंट भी होता है। ठीक है, और मोडेम की कैपेबिलिटी भी होती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देता है। ये एक ही डिवाइस में होते हैं। ठीक है, इसको हम नॉर्मली PDCL राउटर कहते हैं। तो वो राउटिंग की फंक्शनैलिटी भी करता है, स्विचिंग की भी पोर्ट इसमें होती है, स्विचिंग भी परफॉर्म कर सकता है, इसमें एक्सेस पॉइंट भी होता है, और DHCP की सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड कर देता है, और नेटिंग भी कर लेता है, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग। और इसके अलावा बहुत सारी जो फीचर्स है और जो सर्विसेज है वो हमें एक ही डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, वो मल्टी फंक्शनिंग डिवाइस होते हैं। तो इसके साथ लैपटॉप और पाम टॉप और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और इस तरह प्रिंटर PC मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन इसके थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हमने इस पे एक सिनारियो एक लैब पे ट्रेस में परफॉर्म की है, जिसमें हमने 2 PC सेलेक्ट की है, और इसी तरह ये लैपटॉप इसके साथ टैबलेट और PDA स्मार्टफोन इसके साथ कनेक्ट रहे कि किस तरह आपस में भी कम्युनिकेशन करेगा, और आउटसाइड द इंटरनेट ये किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं। तो चलिए इस पे चलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने नेटवर्क डिवाइस पे क्लिक किया, इसके बाद हमने एक राउटर लिया। ठीक है, ताकि हम इसको इंटरनेट कंसिडर करके इसको फिर पिंग कर सकें। ठीक है, या इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकें। इसके बाद हमने वायरलेस डिवाइसेस पे क्लिक किया। ठीक है, और हमने होम राउटर पे क्लिक किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। ठीक है, इसको ड्रॉप किया यहाँ पे, और अब इसके साथ कनेक्शन पे क्लिक किया, और इसमें स्ट्रेट थ्रू केबल को क्लिक करके यहाँ पे इंटरनेट पोर्ट सेलेक्ट करके, और इसमें में gig 0/0/0 सेलेक्ट करके इसको क्लिक किया। ठीक है, इसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि इनको हमने कौन से IP एड्रेस असाइन करने हैं और लूपबैक वगैरह क्या असाइन करना है। तो हम गूगल का जो DNS सर्वर है वो यहाँ पे वही असाइन करेंगे, ताकि हम बाद में इसको पिंग कर सकें। ठीक है, और इस इंटरफेस को हमने अभी इसके प्रेस किया। इसके बाद हमने CLI पे इसका कंसोल लिया, और यहाँ पे हम नो लिखेंगे। ठीक है, तो नो लिख दिया और इंटर किया। इसके बाद हमने इनेबल, इसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, और इसके बाद हम इंटरफेस gig 0/0/0 को IP एड्रेस असाइन कर लेंगे। इंटरफेस gig 0/0/0 और नो शटडाउन इसको करेंगे। इसके बाद उसको IP एड्रेस 12.1.1.2 IP एड्रेस असाइन करेंगे। ठीक है, और 255.255.255.252 ये सबनेटिंग इसकी हुई, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमने एक लूपबैक
क्रिएट किया 0 और इसको ऐड 255 ये /32 के साथ असाइन किया। और इसके बाद हम चले इसका नेम भी चेंज कर लेते हैं। तो ग्लोबल मोड में इसका होस्ट नेम ISP रख दिया और इंड और इसको WR राइट सेव कर दिया। ठीक है, तो चले हम इसको इंटरनेट की तरह इसको शक्ल देते हैं, इसको क्लस्टर कर दिया। और इसके बाद हमने इस साइड पे 12.1.1.2 IP एड्रेस असाइन किया और इस साइड पे हम 12.1.1.1 अक्सर ये डायनेमिकली असाइन होता है, ये DCP के थ्रू असाइन होता है, ये चेंज होता रहता है, लेकिन हम यहाँ पे स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करते हैं टेस्टिंग की खातिर। ठीक है, तो इसके बाद हम लैन के साइड पे चलते हैं, तो हम इन डिवाइस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो इसका नाम हमने PTCL राउटर। ठीक है, इस तरह हमारे घर में आपस में लगा होता है, तो इसको हमने ऐसा राउटर कंसिडर किया। इसके बाद हम इन डिवाइस पे क्लिक करते हैं और हम 2 पीसीज लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया। इसके बाद PC लैपटॉप को इस तरह 3 लैपटॉप पे कंट्रोल प्रेस करके, और इस तरह हम टैबलेट लेंगे, 2 हमने टैबलेट्स लिए। और इसी तरह हम स्मार्ट डिवाइसेस लेते हैं, तो स्मार्टफोन्स लिए, और ये तो स्मार्टफोन और टैबलेट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप में इथरनेट एडाप्टर होता है, तो हम बाद में इसमें वायरलेस एडाप्टर लगा लेंगे। इससे पहले हम होम राउटर की कन्फिगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िग पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे इथरनेट पे क्लिक किया, इंटरनेट से। तो इसको 12.1.1.1 IP एड्रेस और सबनेट मास्क ये असाइन किया। अगर ये सबनेट मास्क आप लोगों को मसला दे रहा हो तो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। और ये गेटवे 12.1.1.2 और ये DNS इसको स्टैटिकली असाइन किया। ठीक है, इसके बाद हम लैन की साइड पे हम कौन सा IP एड्रेस देना चाहते हैं, तो हम 0.1 है, तो हम सपोज 10.1 यहाँ पे गेटवे असाइन कर लेंगे। और इस तरह लैन में 10 नेटवर्क में 192.168.10.0 इस नेटवर्क में लैन डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन होंगे। तो चलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इनको कौन सा IP एड्रेस असाइन हुआ है। तो इसको 192.168.10.104 इस तरह इस 10 नेटवर्क अरेंज में IP एड्रेस असाइन हुए। इसको 10.100 IP एड्रेस असाइन हुए DCP के थ्रू। तो इसी तरह इसको इस होम राउटर ने जो PTCL राउटर होता है, इसने इसमें DCP की सर्विसेज भी होती है, एक्सेस पॉइंट भी होते हैं, इसमें स्विचिंग की सारे कैपेबिलिटी इसमें होती है। तो चले हम इस लैपटॉप में इसको पहले पावर ऑफ कर लेते हैं और इससे ये इथरनेट एडाप्टर हटा के वायरलेस एडाप्टर लगाते हैं और इसके बाद वापस ऑन किया। इसी तरह हम इस दूसरे लैपटॉप में भी वही तरीक़ा करते हैं, इसको पावर ऑफ किया, इथरनेट एडाप्टर हटा के यहाँ पे हमने वायरलेस एडाप्टर ड्रॉप किया और ऑन किया इसको। इसके बाद हम इस तीसरे को भी इस तरह करते हैं और इसको पहले पावर ऑफ किया, ये हटा के हमने वायरलेस एडाप्टर लगा लिया और इसको पावर ऑन किया। ठीक, इसके बाद हम इसको भी टेस्ट कर देंगे कौन IP एड्रेस, इसको भी डायनेमिकली इस रेंज में IP एड्रेस मिल गया गेटवे ईच न्यू रेंजिंग। ओके, इसके बाद हम जो PCs है उसको स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इस होम राउटर में स्विच भी होते हैं। ठीक है, ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस होते हैं। तो इसी तरह इसको दोनों PCs को थ्रू इथरनेट केबल कनेक्ट किया। इसके बाद हम इसको IP एड्रेस हम चाहते हैं कि इसको IP एड्रेस थ्रू DCP मिले, लेकिन पहली बार ही फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? थ्रू लिसनिंग लर्निंग एक प्रोसेस होता है इस स्विच में। ठीक है, 30 सेकंड तक लिसनिंग और लर्निंग करता है ताकि हमारे साथ कोई इन डिवाइस कनेक्ट है या स्विच कनेक्ट है या राउटर कनेक्ट है, इस तरह इस लिसनिंग और लर्निंग करता है, ये सोचते हैं। ठीक है, तो चले हम एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। अगर इस बार नहीं हो तो अगली बार तो ज़रूर होगा। तो फिर भी फेल हो गया, हम चले एक आखिरी बार ट्राई कर लेते हैं और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और हो गया। ठीक है, इसको IP एड्रेस मिल गया। अगर हम इस अब दूसरे वाले को IP एड्रेस सेंड करना चाहेंगे थ्रू DCP तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार ही 30 सेकंड लगता है। ठीक है, तो ये पहली बार और इस तरह इसको डायरेक्ट IP एड्रेस मिल गया। तो इस तरह जो होम राउटर है इसमें एक्सेस पॉइंट की कैपेबिलिटी, स्विच की, नेट की, राउटर की, मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टी फंक्शनिंग डिवाइस होते हैं। तो चलिए हम गेटवे पिंग कर लेते हैं कि हमारा गेटवे पिंग हो रहा है कि नहीं, और इसी तरह हमारा गेटवे पिंग हो गया। ठीक है, तो हम अब इंटरनेट को भी पिंग करते हैं, गूगल DNS सर्वर को, और ये पहला पैकेट मिस हो जाएगा और इसके बाद ये पिंग हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और ये पिंग हो गया। तो इस तरह हमारा कनेक्शन
इस्टेब्लिश हो गया, हम आउटसाइड द इंटरनेट के साथ भी कम्युनिकेट करवा सकते हैं और लैन में भी आपस में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो चले हम इस डिवाइस से अपना लैन में एक डिवाइस पिंग करते हैं 192.168 लैपटॉप को पिंग करते हैं 104 वाला, ठीक है। तो हमने इसको पिंग और ये पिंग हो गया, ठीक है। तो हमने 4 पैकेट सेंड किए और रिसीव भी 4 किए, ठीक है। और इस तरह हमारा जो लास्ट परसेंटेज है वो 0% हम लास्ट, मतलब हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया कि होम राउटर स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस में ये किस तरह काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसीने 203 से वीक पुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है अन प्रेमिसेस एंड क्लाउड, ठीक है। तो हम ये 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे कि अन प्रेमिसेस डिवाइसेस या कौन सा नेटवर्क होता है और क्लाउड पे कौन सा होता है। तो अन प्रेमिसेस जो हमारे गिरफ्त में हो, जो हमें इस जो हम जिसको हम कंट्रोल कर सके, जो हमारे नज़दीक हो। जब मैं इसे आसान अल्फाज में तो यूँ कहूँगा, जैसा कि ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है, और ये हमारा एज राउटर है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है या आईएसपी के साथ एसपी के साथ कनेक्ट है। तो ये सारे सर्वर्स जो डेटा सेंटर हैं तो ये हमारे कंट्रोल में है। वैसे जो इंटरनेट में भी होगा या आईएसपी के थ्रू जो क्लाउड पे होगा वो भी हमारे कंट्रोल में होगा, लेकिन इनकी मेंटेनेंस, इनकी कास्ट, इनकी इलेक्ट्रिसिटी, इनकी सारी की सारी चीज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। इनकी कंट्रोलिंग सब कुछ को एक ऑर्गेनाइजेशन ख़ुद कंट्रोल कर लेगा। तो उसको क्या कहते हैं? इनको ऑन प्रेमिसेस डिवाइसेस कहते हैं। और इसके बदले में एक क्लाउड होता है, क्लाउड डिवाइसेस, जो जिसकी मेंटेनेंस, जिसकी वो मैनेज करना, सारी की सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, एक थर्ड पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको हम थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि एक हाई स्पीड इंटरनेट लिंक रिक्वायर होगा और वो सर्विसेज जो सपोज़ हमने यहाँ पे एक सर्वर बनाया है और इस डीसीपी सर्वर बनाया है। सपोज़ डीसीपी सर्वर तो नहीं बनाते, या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर यहाँ पे बनाए हैं और हम इसकी सर्विसेज यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ एक इंटरनेट की लिंक रिक्वायर होगी। इसकी बेनिफिट्स क्या हैं? तो इसकी बेनिफिट की इसमें इस पे कास्ट कम आता है, इसकी बिजली की खर्चा कम होता है, इस पे हमारे जो इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें जो बंदा हायर करना पड़ता है वो नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इसमें कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है वो थर्ड पार्टी के हाथ में चला जाता है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के हैं। इसी तरह इसके एडवांटेजेस है कि सिक्योरिटी हमारे अपने हाथ में है, ठीक है, बहुत से क्या और हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेज है कि इसको हम बिजली भी रिक्वायर करेंगे, पूरा करेंगे। इसकी मेंटेनेंस भी हमारे ज़िम्मे होगी, इसकी लाइसेंसिंग और इसकी सारी की सारी चीज़ें हमें खुद करनी है, ठीक है। तो ये अन प्रेमिसेस और क्लाउड, इन दोनों में बेसिक फ़र्क था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनके बीच में फ़र्क पता हो गया कि अन प्रेमिसेस कौन से डिवाइस होते हैं और क्लाउड पे जो होते हैं वो कौन से डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो क्लाउड, जब हम एक डेटा सेंटर बना लेते हैं और उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर लोग इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, या इसकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्लाउड डिवाइसेस कहते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अन प्रेमिसेस जो हमने खुद बनाया हो। तो मैं उम्मीद कर दूँ कि आप लोग ये समझ आ गया हो कि अन प्रेमिसेस कौन से डिवाइस होते हैं या इसका काम क्या होता है और कौन से होते हैं, और इसी तरह क्लाउड में जो डिवाइसेस और क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक फ़र्क दोनों में क्या है, ठीक है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसीने 203 से फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कनेक्शंस हैं। कनेक्शन में ईथरनेट, शेयर्ड मीडिया और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईथरनेट को डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद शेयर मीडिया कौन सी होती है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कौन सी होती है। तो चलिए ईथरनेट पे आते हैं कि ईथरनेट कौन सा टेक्नोलॉजी है।
तो ईथरनेट इज़ अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज commonly used in local area networks, metropolitan area networks and wide area networks। तो इथरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी, सूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो मुख्तलिफ सिनारियों में हम यूज़ कर सकते हैं। मैन में यूज़ कर सकते हैं, वैन में यूज़ कर सकते हैं और लैन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 1980 में ये इंट्रोड्यूस हो गया था और इसकी जो पहला स्टैंडर्ड 8 IEEE 802.3 ये इसका स्टैंडर्ड था, ठीक है। जो पहला स्टैंडर्ड इसका आया था वो इथरनेट था, जिसका स्पीड 10 Mbps मेगा बिट पर सेकंड, ठीक है। तो आजकल तो ये ख़त्म हो गया इथरनेट। इसके बाद फास्ट इथरनेट जिसकी स्पीड 100 Mbps, इसके बाद गीगा बिट इथरनेट जिसकी स्पीड 1000 Mbps थी, ठीक है। इसके बाद 10 गीगाबिट इथरनेट जिसको शॉर्टकट हम नॉर्मली हम 10 गिग भी बोल सकते हैं, स्पीड इसकी 10 GB पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद 40 गिग इथरनेट और इसकी स्पीड 40 GB तक होती है अप्रॉक्सीमेटली या कम्प्लीटली, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहेंगे कि इसकी स्पीड इतनी तक पहुँचती है या इतनी होती है, ठीक है। तो नॉर्मली ये इथरनेट हम वैन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैन में भी इसको नॉर्मली हम इसको लैन में यूज़ करते हैं और मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। तो शेयर्ड मीडिया कौन सी है, ठीक है। तो शेयर्ड मीडिया आर दैट टाइप ऑफ मीडिया विच इज़ शेयर्ड बाय डिवाइसेस। जैसे कि सपोज़ हमारे पास एक हब होता है और इसके साथ हम 4-5 डिवाइसेस को कनेक्ट कर ले, ठीक है। तो वो हब जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए तो ये पैकेट सारे कंप्यूटर को जाएगी, क्योंकि ये शेयर्ड मीडिया है। इसके बाद हम इस पे प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेंगे तो फिर इसको देख लेंगे कि किस तरह शेयर्ड मीडिया है। और पॉइंट टू पॉइंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो या एक राउटर दूसरे राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मतलब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। 1 पॉइंट और अनदर पॉइंट, दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी हो और उसके साथ कोई तीसरा कनेक्ट ना हो तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो चलिए हम इस पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया। इस पहले हम 2 राउटर लेते हैं तो हमने नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किया। इसके बाद हमने 29 कंट्रोल प्रेस करके ये दोनों राउटर लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको पावर अप कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें WAN 2T EVAN का पोर्ट लगा लेते हैं, ना जो नॉर्मली हम लीज लाइन या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में यूज़ करते हैं। और पहले इसके बाद फिर इसको ऑन कर लेते हैं। इसी तरह वही काम इसमें भी कर लेते हैं। इससे पहले एक स्विच राउटर को ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद इस पोर्ट को इस मॉड्यूल के इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं और आप पावर ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हम कनेक्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और कनेक्शन के बाद सीरियल DC इस पे क्लिक करके कौन सी सीरियल में लगाना है ये आप लोगों ने, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया। तो जो कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा डिवाइस या कंप्यूटर या राउटर कनेक्टेड नहीं है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहलाएगी। जब मैं अगर सपोज़ यहाँ पे लैन कनेक्टेड हो और लैन से कोई लैन ट्रैफिक आउटसाइड द इंटरनेट भेजती है तो ये सबसे पहले ही इस डिवाइस को भेजेगी, या कोई डेटा भेजना चाहती है तो ये राउटर डायरेक्टली इस राउटर को भेजेगी, ठीक है। इसके बीच में कोई और मीडिया नहीं है। और मैं चले शेयर्ड मीडिया पे आता हूँ। तो मैंने राउटर पे क्लिक किया, मैंने सपोज़ 4 राउटर लिए, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं शेयर्ड मीडिया की बात करूँ तो इसके बीच में स्विच होता है और फिर मैं कनेक्शन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक केबल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके साथ इस तरह कभी कभार हमारा इस तरह एक सिनारियो बनता है जिसमें ये सारे राउटर एक ही स्विच को शेयर करके आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तो एक शेयर मीडिया है। सपोज ये कम्युनिकेशन करना चाहिए तो ये इसको भेजेगा, इसके बाद इसको सेंड होगा। तो इस तरह इसको ये लिंक ये स्विच इसके लिए भी शेयर है, इसके लिए भी है, और इस तरह इन सार आपस में ये शेयर लिंक है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं इस तरह लैन में हम किस तरह करते हैं तो मैं इसको भी थोड़ा समझाता हूँ कि मैंने सपोज़ मैं यहाँ पे 4 पीसेस लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इन डिवाइसेस पे नेटवर्क डिवाइस पे क्लिक किया और इसके बाद मैंने हब पे क्लिक किया और मैं एक हब लेता हूँ, ठीक है। तो हब एक शेयर्ड मीडिया है तो जिसको मैं ऑटोमेटिक केबल सेलेक्ट करके इसमें
प्लग कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब चलिए इसको टेस्टिंग की खातिर मैं एक आईपी एड्रेस भी असाइन कर लेता हूँ। इसको मैं कि गलत है तो 10.0.0.1 टैब बटन प्रेस किया और इसके बाद इसको भी एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने 10.0.0.2 आईपी एड्रेस असाइन किया, ठीक है। इसके बाद तो मैं यहाँ पे सिमुलेशन मोड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं पिंग कर लेता हूँ इस डिवाइस से इस डिवाइस, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक किया इसके ऊपर, फिर इसके बाद तो इसने इस सारों पीसीस को सेंड किया, ठीक है, क्योंकि ये शेयर्ड लिंक है। तो इस तरह ये वापस आ गया और ये फिर ब्रॉडकास्ट कर लेगा। तो इस तरह जब भी ये कम्युनिकेशन कर लेगा तो ये इस तरह पैकेट सारों को भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर लेगा, क्योंकि ये शेयर्ड मीडिया है। स्विच की तरह ये नहीं काम नहीं करता। स्विच तो एक बार ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं और इसके बाद यूनिकास्ट कर लेते हैं, लेकिन ये इसी तरह बार बार ये ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं और इस तरह हमारे कम्युनिकेशन में इंटरप्शन या हमारी सिक्योरिटी कम होती है। तो मेरा मकसद समझाने का यही था कि शेयर्ड मीडिया कौन सी होती है और पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं इसके बदले पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करवाना चाहूँ या पॉइंट टू पॉइंट का कंसेप्ट आप लोगों को सिखाना चाहूँ, तो ये मैंने सपोज़ 2 पीसी लिए और इसको मैं ऑटोमेटिक केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेता आपस में, ठीक है। तो जब भी दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो इनके अलावा कोई तीसरा ये लिंक शेयर नहीं करना, ठीक है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कह सकते हो, ठीक है। और इस तरह ये शेयर्ड मीडिया है, इस तरह ये पॉइंट टू पॉइंट है। और ये कौन से सिनारियो में होता है, अक्सर हम इसको ब्रॉडकास्ट डोमेन में जो DRBDR होते हैं EIGRP में, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन चलिए हम इसको अभी डिस्कस नहीं करते और नहीं आप लोग इसको समझ सकोगे। तो चलिए हमने सिर्फ इतना समझा कि पॉइंट टू पॉइंट और शेयर्ड मीडिया, इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है और किन जगहों पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आजकल तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, अलबत्ता इसकी जगह हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। ये पहली मरतबा ये ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं, इसके बाद ये मेक एड्रेस स्टोर करके यूनिकास्ट कर लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है और शेयर्ड मीडिया कौन से होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो आप लोग कर सकते हो कमेंट में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसीने 203 से एक फुल सीरीज़ लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सिंगल मोड फाइबर वर्सेस मल्टी मोड फाइबर वर्सेस कॉपर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल मोड फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंगल मोड फाइबर एन ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, सिंगल मोड फाइबर आर मोनोमोड फाइबर, इसको मोनोमोड फाइबर भी कहते हैं। एज एन ऑप्टिकल फाइबर दैट इज़ डिज़ाइन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल रे। ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट गुजरती है एट अ टाइम, ठीक है। और इसके हम आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ सिंगल रे पे काम करता है, ठीक है, सिंगल मोड फाइबर। और मोड ऑफ लाइट एज अ कैरियर टू प्रोपेगेट एट अ टाइम, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको वैन में इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, सिंगल मोड फाइबर में, ठीक है। तो इसके आगे 2 स्टैंडर्ड इसमें आते हैं, एक को OS1 कहते हैं, OS2 कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फीचर्स हैं। स्टैंडर्ड इसका ये है OS1 का, और OS2 का ATUT है। तो इस तरह केबल कंस्ट्रक्शन इसका ये है और इसका ये है। एप्लीकेशन ये इंडोर में इस्तेमाल होते हैं OS1 और OS2। आउटडोर मतलब ये आउटसाइड द बिल्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं इसको, इनसाइड द बिल्डिंग हम नॉर्मली यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इंटीग्रेशन इसका ये है और इसका ये है। डिस्टेंस हम ये 10 किलोमीटर तक काम करते हैं और ये 200 किलोमीटर तक काम कर सकते हैं। इसी तरह इसकी प्राइस कम होती है OS1 की और OS2 की प्राइस हाई होती है। तो ये सिंगल मोड फाइबर की कुछ फीचर्स हैं, जिसमें आगे 2 स्टैंडर्ड है, OS1 है, OS2 है, इस दोनों का कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद जो SMF है, सिंगल मोड फाइबर है, ये नॉर्मली येलो कलर का होते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करता है। तो चले अब मल्टी मोड फाइबर पे को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, मल्टी मोड फाइबर इज़ ऑप्टिकल फाइबर दैट इज़ डिज़ाइन टू कैरी मल्टीपल लाइट। सिंगल मोड में और मल्टीपल मोड में
जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि वो सिंगल लाइट कैरी कर सकता है और ये मल्टीपल लाइट कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये लैन में हम इस्तेमाल करते हैं इसको, नॉर्मली जो SMF है सिंगल मोड फाइबर है, इसको हम वैन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे काम करते हैं, ये कम डिस्टेंस पे काम करते हैं, ठीक है। Are modes concurrently, each at a slightly different reflection angle with an optical fiber core। इसका हम इसके स्ट्रक्चर को आगे पढ़ेंगे कि इसकी डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए एक से ज़्यादा लाइट आ सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइट ट्रेवल या प्रोपगेट कर सकते हैं, और सिंगल मोड वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट एट अ टाइम प्रोपगेट कर सकते हैं। मल्टी मोड फाइबर हैज़ अ लार्जर कोर देन सिंगल। ये तो जाहिर बात है कि ये ज़्यादा लाइट प्रोपगेट कर सकते हैं, तो इसकी कोर या इसकी जो लाइट प्रोपगेशन की जो जगह है इसको हम कोर कहते हैं, तो वो बड़ी होगी ना। तो नॉर्मली हम इसको लेन में यूज़ करते हैं। चलिए इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। जो सिंगल मोड और मल्टी मोड के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तो जो सिंगल मोड फाइबर होता है इसका डायमीटर ये 9 माइक्रोमीटर से लेकर 12 माइक्रोमीटर इसके बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट एट अ टाइम ये ट्रेवल कर सकता है या ये प्रोपगेट कर सकता है। इसके बाद जो मल्टी मोड फाइबर है तो ये 50 माइक्रोमीटर से लेकर 62.5 माइक्रोमीटर तक होता है, और इसमें एट अ टाइम एक से ज़्यादा लाइट ये ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है और इस तरह ये इसमें ट्रेवल करता है। इसके बाद हम आते हैं मल्टी मोड फाइबर में मुख्तलिफ़ किस्म के रेज़ हैं, और ये मुख्तलिफ़ डायरेक्शन और एंगल पे ये ट्रेवल करता है। इस तरह जो सिंगल मोड फाइबर है इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही एंगल पे एक ही लाइट एट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो सिंगल मोड स्पीड और लेंथ है, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इससे और भी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ने के पास इंटरनेट में जो 9 माइक्रोमीटर का सिंगल मोड है 1310 नैनोमीटर, इस 2 किलोमीटर तक काम करता है। इसी तरह जो 40 गीगाबिट ये 40 किलोमीटर तक काम करते हैं। अगर 40 गीगाबिट का ये स्टैंडर्ड जो है ये 10 किलोमीटर तक काम करते हैं। तो ये सिंगल मोड में मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ़ लेंथ और मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कलर पे आते हैं। जो कलर आप सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर जो OM1 है, OM1 ये मल्टी मोड फाइबर का एक स्टैंडर्ड है। OM1, OM2, OM3 और अप टू OM5 है आई थिंक। तो इसका कलर जो जैकेट कलर है ऑरेंज होते हैं, ये भी ऑरेंज होता है, और जो M3 होते हैं वो एक्वा होते हैं, ठीक है। एक्वा इसी कलर का होता है, ठीक है। जो जैकेट नोमेनक्लेचर है ये इतना होता है, इस तरह इसका भी और इस तरह इसका भी, और कनेक्टर ये इसका इस कलर का होता है, ठीक है। इसका इस ब्लैक कलर का होता है, ये एक्वा होता है। कनेक्टर बॉडी ये इस तरह की बॉडी भी होते हैं। जो सिंगल मोड है OS1 और OS2 इसके बाद, तो OS1 का येलो है, ये स्टैंडर्ड है मुख्तलिफ सिंगल मोड के, ठीक है। वो येलो कलर के होते हैं। चलो हम आगे देखते हैं। तो ये एक्वा कलर है, ये मतलब ये कौन सा, ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है। ये कलर है तो ये आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन सा कलर है, कौन सा मोड है। ये सिंगल मोड वाला है, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। येलो कलर है, ठीक है। तो ये सिंगल मोड का है। तो इसके बाद हम आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया हो कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का क्या काम है और इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसानात, और जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है इसके बेनिफिट्स, इसके एडवांटेज, उसको कम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कॉपर पे आते हैं कि व्हाट इज़ कॉपर केबल। तो कॉपर केबल यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, टू पास डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉपर केबल, जिसमें एक कोएक्सियल केबल आता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ये केबल आता है, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। लगभग ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा फ़र्क है, हम इसके बाद ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कोएक्सियल पे आते हैं। कोएक्सियल डीजेनरेट्स और लॉन्ग डिस्टेंस। डीजेनरेट का मतलब ये है कि ये जो सिग्नल होते हैं ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जा रही होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे इसकी सिग्नल कमज़ोर होती है, तो इसलिए हम इसको जब एंटीना के थ्रू हम कोई सिग्नल रिसीव करना चाहें तो हम इसको शॉर्ट डिस्टेंस पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं, या जिस तरह हम टीवी केबल को भी इसके थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम मुख्तलिफ सिनारियों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये एक खामी है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे इसकी सिग्नल डीजेनरेट होती है, ठीक है।
इस तरह अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ मेड बाय ट्विस्टिंग द कॉपर केबल्स। हमने इसमें कॉपर केबल को 8 केबल को दो पेयर में आपस में ट्विस्ट किया होते हैं एक दूसरे, क्योंकि ये डीजनरेशन को रिड्यूस कर देता है। इस तरह ये कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर है। इसमें एक सेंटर कोर होता है, ये डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इसमें होते हैं। इसके बाद मेटालिक शील्ड होते हैं और फिर प्लास्टिक जैकेट होते हैं। ये नॉर्मली इस तरह होते हैं जिसको हम एक केबल में TX और एक RX होते हैं, ट्रांसफरिंग एक से करते हैं और दूसरे से रिसीविंग करते हैं। तो मोस्टली हम ये केबल TV में और करते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वर्सेस STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो अनशील्डेड और शील्डेड में बेसिक फ़र्क ये भी है कि इस केबल को आप लोग देख लीजिए और इसको देख लीजिए, तो शील्ड है, ठीक है, जो इसको बचाता है मुख्तलिफ सिनारियों में, जैसे कि कोई बिजली वगैरह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, इससे बचाता है। या जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है तो सर्दी से बचाव के लिए ये जम न जाए तो इससे ही बचाते हैं। मुख्तलिफ सिनारियों में ये काम करता है। तो ये जो है ये सस्ता है, इसकी कास्ट कम है, इसकी कास्ट ज़्यादा है। चले हम इसको आगे एक स्लाइड में मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, इस पे ये बात करेंगे। लेकिन पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया कि इसमें 8 केबल होते हैं, दो आपस में ट्विस्ट हुए होते हैं, मुख्तलिफ दोनों में सेम होते हैं, लेकिन ये इस पर सिर्फ मेटालिक शील्ड लगा हुआ था, इसमें ये नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आगे इसकी कंपैरिजन देख लेते हैं। तो बेसिस फॉर कंपैरिजन UTP और STP। बेसिक बुनियादी फर्क इसमें ये है कि UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ अ केबल विथ वायर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर, ठीक है। इसमें अनशील्डेड ट्विस्टिंग एक दूसरे से ट्विस्ट हुए होते हैं, लेकिन इसमें शील्डेड होते हैं, ठीक है। शील्डेड मैंने आपको ये बताया कि ये शील्ड है इस पे और इस पे ये शील्ड नहीं मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फर्क है। इसके बाद नॉइस एंड क्रॉसटॉक जनरेशन, इसमें ज़्यादा क्रॉसटॉक और नॉइस जनरेशन होते हैं और इसमें इससे कम होते हैं, ठीक है। तो एक फ़र्क तो ये भी हुआ। ग्राउंडिंग केबल अर्थ जो नॉर्मली हम किसी चीज़ में शार्प होता है तो हम इससे ये निकलवाने के लिए हम अर्थ लगाते हैं, ज़मीन के साथ टच कर लेते हैं। तो UTP में ये रिक्वायर नहीं होती, अलबत्ता STP में ये रिक्वायर होती है, ठीक है। ईज़ ऑफ हैंडलिंग, इसको हैंडलिंग करना बहुत आसान होता है। हम नॉर्मली एक क्रिपिंग टूल के थ्रू हम इसके साथ पेन लगा लेते हैं और इसको हम आपस में लेन में इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें शील्ड होता है और इसकी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है, इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसके बाद कास्ट इसकी चीपर एंड डजंट रिक्वायर मच मेंटेनेंस, इसकी कास्ट बहुत कम होती है, ठीक है। और इस तरह ये इससे थोड़ा महंगा होता है। डेटा रेट्स ये कंपेरेटिवली स्लो है, लेकिन स्लो इतना नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ कंपेयर कर ले तो इससे थोड़ा स्लो है, ठीक है। और ये इससे थोड़ा नहीं, ये बहुत हाई है, ठीक है, या ये इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि सिंगल मोड फाइबर क्या है, मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, और इस तरह कॉपर केबल क्या होता है, और कॉपर केबल में जो कोएक्सियल केबल है ये क्या होता है और हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो केबल है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसको हम कहाँ क्यों और किस सिनारियो में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आए तो आप लोग शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम CC ने 200-301 पुल सीरीज़ लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है PoE पावर ओवर ईथरनेट। तो चलिए शुरू करते हैं कि पावर ओवर ईथरनेट क्या चीज़ है। तो पावर ओवर ईथरनेट PoE इज़ अ डिवाइस दैट लेट्स नेटवर्क केबल कैरी इलेक्ट्रिकल पावर। जो हमारा नॉर्मली जो ईथरनेट केबल होता है कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 6E, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ईथरनेट केबल्स हैं। जब हम इसके थ्रू डेटा के अलावा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना चाहें या इसको कैरी करना चाहें तो इसको हम पावर ओवर ईथरनेट टेक्नोलॉजी कहेंगे। इसका एग्जांपल कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल डिजिटल सिक्योरिटी कैमरा नॉर्मली रिक्वायर्स 2 कनेक्शन टू बी मेड व्हेन इट इज़ इंस्टॉल्ड।
और जब हम एक सिक्योरिटी कैमरा लगाते हैं तो इसके लिए दो केबल रिक्वायर होगी, एक डेटा की कम्युनिकेशन के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और एक इसको पावर रिक्वायर होगा। ठीक है, इस तरह अगर हम एक्सेस पॉइंट लगा लेंगे तो इसके लिए भी टू कनेक्शन रिक्वायर होगी, एक डेटा के लिए और एक पावर के लिए। जब भी हमारा कोई नॉर्मली इस तरह का सिनारियो होता है, ये हमारे इंटरनेट के साथ राउटर कनेक्टेड है, इसके साथ अगर हम एक्सेस पॉइंट लगाना चाहें तो एक केबल इथरनेट केबल यहाँ पे प्लग होगा और इसके लिए पावर रिक्वायर होगी, जो नॉर्मली हम इस तरह कर लेते हैं। तो सपोज़ ये इस तरह ऐसे माहौल में लगा हुआ है कि जहाँ पर ये पावर सप्लाई करना मुश्किल हो रहा हो, इससे स्विच बोर्ड दूर है, या यहाँ पे ऑन ऑफ का ज़्यादा ख़तरा है, यहाँ पे कोई ये बाहर है, लोग इसे ऑन ऑफ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सिनारियो आ सकते हैं जिसमें ये पावर रिक्वायर करना या इसके लिए रिक्वायर करना बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया जिसको कहते हैं पावर ओवर ईथरनेट। मतलब ये ईथरनेट केबल है, इसके थ्रू पावर भी जाएगा और ये डेटा भी सेंड और रिसीव कर सकेगा, मतलब एक तीर दो शिकार कर सकेगा। ठीक है, जो इसमें नॉर्मली 8 वायर्स होते हैं, इसमें 4 वायर्स के थ्रू ये डेटा भेजेगा, सेंड और रिसीव करेगा, और 4 वायर के थ्रू ये अपना पावर इसको भेजेगा। ठीक है, इसके थ्रू ये पावर लेगा। नॉर्मली इस तरह होता है कि नेटवर्क डेटा इस आईपी कैमरा को जाता है और इसके लिए पावर रिक्वायर होगी। तो हम इसके साथ कोई इस तरह का या पावर ओवर इथरनेट इसके साथ ऐसा काम कर लेते हैं कि एक ही वायर के थ्रू डेटा, नेटवर्क डेटा भी जा रहा होता है और इलेक्ट्रिकल पावर भी जा रही होती है। तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो यही इसकी एग्ज़ाम्पल है कि हम इसको पावर और इथरनेट एक स्विच होता है। ठीक है, इसके साथ हम वैसे भी पावर कनेक्ट होगा तो इसकी इथरनेट पोर्ट के साथ हम कैमरा डायरेक्ट इथरनेट थ्रू इथरनेट केबल कनेक्ट कर लेंगे और ये इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसको पावर भी इससे हासिल होगी और ये नेटवर्क डेटा भी इसके थ्रू भेज सकेगा। अगर हमारा जो स्विच है ये पावर और इथरनेट स्विच ना हो तो हम फिर इसमें एक पीयूई इंजेक्टर लगाते हैं। इसको पहले पावर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इस इंजेक्टर को नेटवर्क स्विच के साथ और फिर इससे एक इथरनेट अडाप्टर कैमरा में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये आईपी कैमरा विदाउट पावर ये पावर इथरनेट के थ्रू लेता है और कम्युनिकेशन कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एडवांटेजेस पे आते हैं कि पावर ओवर इथरनेट की एडवांटेजेस क्या क्या कौन कौन सी हैं। तो एक तो इसमें टाइम और कास्ट है सेविंग है। ठीक है, टाइम मतलब इसको इंस्टॉल करना और इसको इस पे पावर लगा लेना, उसको पावर देना, तो ये इस पे टाइम ज़्यादा लगे और इस पे ख़र्चे भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग सी बिजली हमें रिक्वायर होगी। अगर बिजली ना हो तो यूपीएस वगैरह इन्वर्टर वगैरह रिक्वायर होगी तो इसको बिजली फराहम करने के लिए। तो इसमें टाइम और कास्ट दोनों इसकी सेविंग आ गई। इसके बाद फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि अगर हमें एक पावर को भी और इथरनेट दोनों को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक इथरनेट केबल हो तो फिर और पावर इसको भी इथरनेट केबल के थ्रू मिलेगा, तो ये फ्लेक्सिबल होगी, इसमें गलती की गुंजाइश कम होगी। इस तरह इसकी सेफ्टी भी में हमारे एक टीचर बताया करते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था और वहाँ पे बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। जब भी कोई तालिब इल्म यहाँ वहाँ से गुजरता था तो वो ऑफ कर लेता था, तो सारा नेटवर्क इसी की वजह से डाउन होता था। ठीक है, तो इसी तरह हम इस झंझट से बचने के लिए कि ये सेफ हो गया, इसको हमने अडाप्टर लगाया ही नहीं है, तो इथरनेट के थ्रू ये कनेक्ट होगा और इसको पावर भी मिलेगा, तो ये बिल्कुल सेफ होगा। ठीक है, इस तरह ये रिलायबल भी होगा। इथरनेट एक ही कनेक्शन होता है और ये इस तरह की इसमें कोई मसला ज़्यादातर नहीं आता, तो ये रिलायबल भी होगा, काम अच्छे तरीक़े से करेगा और स्केलेबल होगा। अगर हम इथरनेट को ये दूर ले जाना चाहे या नज़दीक ले जाना है तो इसका हम क्रिपिंग टूल के थ्रू एनी टाइम इसको हम नज़दीक और दूर कर सकते हैं और इस तरह हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं, तो स्केलेबल भी होगा। ठीक है, ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। अब हम इस पे आते हैं कि किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो एक तो इस तरह होगा अगर हमें हमारे नेटवर्क में पीओई नेटवर्क स्विच हो और जो हमारा एक्सेस पॉइंट हो या आईपी कैमरा हो वो भी पीओई हो। इसमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट आता है, कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट और राउटर वगैरह ये सारे आते हैं। तो इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ इथरनेट
केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे और ये इसको विदाउट पावर ये इथरनेट के थ्रू पावर लेंगे और हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सिनारियो ऐसा होता है कि नॉन पीओई नेटवर्क स्विच होता है और हमारा जो सीपी या वायरलेस एपी या आईपी कैमरा होते हैं पीओई होता है, तो हम इसको पीओई इंजेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, इसको पावर सप्लाई कर देते हैं और इसको थ्रू डेटा केबल कनेक्ट कर लेते हैं। ईथरनेट केबल पे डेटा और पावर दोनों इसको सप्लाई करेगा। ठीक है। एक तो ये सिनारियो। एक इस सिनारियो भी आते हैं कि पीओई नेटवर्क स्विच होते हैं लेकिन हमारा जो कस्टमर प्रेमिसेस डिवाइस होता है या वायरलेस एक्सेस पॉइंट या राउटर वगैरह होते हैं तो वो नॉन पीओई डिवाइस होते हैं, तो इसके साथ हम पीओई स्प्लिटर लगा देते हैं और इसको भी पावर और इथरनेट जो नॉर्मली ट्रेडिशनली होते हैं हम इसी तरह कर लेते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह काम करते हैं। अब इसी पे आते हैं कि इथरनेट केबल में 8 वायर्स होते हैं, कौन सी पावर के लिए इस्तेमाल होती है और कौन सी डेटा के लिए इस्तेमाल होती है। जो पहले 1 2 3 और 6 वाले हैं ये सारे पिन, ये सारे वायर्स डेटा के ट्रांसफरिंग और रिसीविंग लिए होती है और जो 4 5 और 7 8 ये सारे पावर और इथरनेट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसी ने 203 से एक फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे जिसमें हम इंटरफेस आइडेंटिफाई करेंगे और केबल्स में जो इश्यूज़ आते हैं, कोलिजन, एरर, मिसमैच, डुप्लेक्स और स्पीड वगैरह में जो मसले आते हैं या ये क्या चीज़ होते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम कोलिजन पे आते हैं। कोलिजन कौन सा, कोलिजन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जब ईथरनेट डेवलप हुआ 1983 में, 1990 में, तो हब टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी जिसमें हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ये करता था। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मतलब 1 वे कम्युनिकेशन, जब एक ही कंप्यूटर एट द सेम या डेटा सेंड कर सकता था या रिसीव कर सकता था। तो इस तरह ये कंप्यूटर पे एट द सेम टाइम या डेटा सेंड कर सकता था या रिसीव कर सकता था, इस तरह ये भी। ठीक है। तो सपोज़ लेयरी कम्युनिकेशन करना चाहता था इस मीडियम पे और ये डेटा सेंड कर रहा था, एट द सेम टाइम आरकीबी कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहता था और जब इसने डेटा सेंड किया और इसने भी एट द सेम टाइम सेंड की तो इसके पैकेट आपस में टकरा जाते थे और इसी टाइम कोलिजन अगर होता था। ठीक है। तो इन दोनों का जो कम्युनिकेशन था वो मुअत्तल होता था। तो इस कम्युनिकेशन को करने के लिए क्या करता था लेरी दोबारा इसमें राउंड टाइमर लगा होता था कि रैंडम टाइमर कि वो कुछ सेकंड के बाद ही ऑटोमेटिक ये डेटा वापस पैकेट वापस सेंड करता था। इस तरह ये भी कुछ टाइम के बाद और इस तरह इसकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती थी। ठीक है। इसमें कोलिजन से बचाव के लिए एक टेक्निक यूज़ होता था सिस्मा CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है। तो जब ये डेटा सेंड करना चाहता था तो ये पहले एक सिस्मा CD एक मैसेज भेजता था कि आया, हम ये कैरियर इस मीडियम को सेंस कर देता था कि आया मीडियम खाली है कि नहीं। तो इस तरह ये भी ये मैसेज हो, ये भी ये मैसेज भेज रहा था। इसके बाद जब मीडियम खाली थी, इस पर कोई डेटा नहीं भेज रहा था उस टाइम पे, तो वो अपना डेटा भेज देता और इस तरह इसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है। इसी तरह वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी सिस्मा CA, वहाँ पे इधर CD कोलिजन डिटेक्शन और वहाँ पे CA कोलिजन एवॉइडेंस। ठीक है। दोनों सेम ही काम करता लेकिन वो वायरलेस पे काम करता था और ये इथरनेट टेक्नोलॉजी हब पे काम करता था। आजकल तो ये कोलिजन अकर ही नहीं होता क्योंकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। हर कोई कंप्यूटर एट द सेम टाइम डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया कि कोलिजन कैसे होती थी और आजकल ये क्यों ख़त्म हो गई है। ठीक है। तो हम इसको इस तरह चेक भी करते हैं कि शो इंटरफेस इथरनेट 0, सपोज इथरनेट का नंबर है तो इस पे हम ये चेक कर सकते कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी डुप्लेक्स क्या है, इसमें 1 वे कम्युनिकेशन पे होते हैं कि नहीं, ये फुल डुप्लेक्स है, सारे के सारे हम इस पर चेक कर सकते थे। इस तरह शो इंटरफेस स्टेटस इस पे भी चेक कर सकते थे और शो कंट्रोलर में हम ये चेक करते थे, कमांड से इसको स्विचेस पे होते हम इसमें ये चेक कर सकते थे कि आया इंटरफेस पे कितना कोलिजन अकर हुआ है, 1 टाइम कोलिजन है, 2 टाइम कोलिजन है। हम आगे इसको डिस्कस कर लेते। चले हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है शो कंट्रोलर कमांड के थ्रू, इसमें 10 कोलिजन अकर हुए हैं। ठीक है। तो 8 सिंगल कोलिजन है और
टू मल्टीपल कोलिजन हैं। तो चलिए इस पे आते हैं कि सिंगल कोलिजन क्या है और मल्टीपल कोलिजन क्या है। जब ई लेयरिंग कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहता था और एक पहली बार कोलिजन अकर होती थी और इसके बाद ये दोबारा ट्राई कर लेता था और इसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाती थी, तो इसको वन टाइम कोलिजन कहते थे। जब ये लेयरी एक बार कम्युनिकेशन करना चाहता है, उसकी कोलिजन अकर हुई, ये दोबारा भी सेंड करना चाहे और फिर भी कोलिजन, मतलब एक से ज़्यादा जब एक ही कम्युनिकेशन में कोलिजन अकर होती तो इसको मल्टीपल कोलिजन कहते थे। ठीक है, तो इस सिनेरियो में 8 सिंगल कोलिजन अकर हुए और 2 मल्टीपल कोलिजन अकर हुए। तो मैं उम्मीद कर दो कि आप लोग की इसकी समझ आ गई होगी कि सिंगल कोलिजन और मल्टीपल कोलिजन क्या होते हैं। तो चले एरर पे आते हैं कि एरर क्या चीज़ है। तो एरर मतलब नॉर्मली हम इसको गलती कहते हैं। ठीक है, जब पोर्ट अपना काम ना कर रहा हो या शटडाउन मोड में चला जाए या एरर डिसेबल मोड में चले तो हम इसको एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये एरर मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से आ सकते हैं, जैसे कि डुप्लेक्स मिसमैच हो गया। ठीक है, मतलब सपोज़ केबल है, एक ही साइड पे इसका हाफ डुप्लेक्स की और एक ही साइड पे फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, तो इस टाइम पे ये कम्युनिकेशन एरर मोड में चला जाता है और ये कम्युनिकेशन इस पर आप लोग नहीं कर सकते। हम इस पे प्रैक्टिकल लैब भी करेंगे तो इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद लूप बैक एरर आता है, इसकी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है कि ये अपने आप को कीप अलाइव मैसेज भेज रहा होता है बार बार, तो इसी की वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। इसी तरह इसके बाद लिंक फ्लैपिंग आ जाता है अप और डाउन। जब इंटरफेस में कोई फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो और ये 10 सेकंड में 5 या 6 बार ये अप डाउन हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। इसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, जब हम किसी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इस पर पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं और कोई बंदा इसकी वायलेशन कर ले तो उसी टाइम पे ये पोर्ट एरर मोड में चला जाता है। इस वायलेशन प्रोटेक्ट आ जाता है, रेस्ट्रिक्ट आ जाता है, शटडाउन आ जाता है। तो हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। ठीक है, हमने इस पे प्रैक्टिकल लैब करना है। ठीक है, इसी वीडियो में। इसके बाद यूनिकास्ट फ्लडिंग आ जाता है। जब फ्लड मीन सैलाब, जब मैक एड्रेस और या यूनिकास्ट फ्रेम्स की एक ज़्यादा मकदार एट द सेम टाइम आ जाए तो इसी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। UDLD फेलियर, यूनि डायरेक्शन लिंक डिटेक्शन, ये फाइबर ऑप्टिक में होते हैं। जब 2 लिंक इसमें होते हैं, ठीक से एक RX, जब एक पे ट्रांसफरिंग हो रही हो लेकिन रिसीविंग नहीं हो रही होती है उसी टाइम पे, तो UDLD एक प्रोटोकॉल है, इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसी टाइम ये इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ब्रॉडकास्ट टर्म है, जब बार बार ब्रॉडकास्ट हो रही है एक ही पोर्ट से, इसका मतलब है कि कोई इनएसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ख़राब हुआ हो, इसमें कोई किस्म का फिज़िकली प्रॉब्लम आ गया हो या कोई और मसला हो, तो इसी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चल जाते हैं। और BPDU गार्ड, जब हमने किसी पोर्ट को कहा कि तुमने 20 PBDU रिसीव नहीं करनी और इसी पोर्ट से 20 PBDU रिसीव हो तो इसको वो भी एरर मोड में चला जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ है जिसकी वजह से इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। इसके बाद हम मिसमैच डुप्लेक्स स्पीड, इस पर हमने प्रैक्टिकल लैब किए, तो चलिए इसको देखते हैं और इसको इसी से समझते हैं। ठीक है, तो हमने पैकेट ट्रेसर ओपन किया और सबसे पहले हमने स्विचेस पे क्लिक किया। इसके बाद हम 2 स्विचेस लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके 2 स्विचेस लिए। ठीक है, इसके बाद हम इन डिवाइस पे क्लिक करके और कंट्रोल प्रेस करके हम 6 पीसेस लेते हैं। ठीक है, तो हमने 6 पीसेस लिए। इसके बाद हमने कनेक्शन पे क्लिक किया और चलिए सबसे पहले हम दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इनको सेलेक्ट करके, केबल को सेलेक्ट कर दोनों स्विचेस को कनेक्ट किया और इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इन सारी पीसेस को स्विचेस के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, PC4 को भी, और इस तरह PC5 को भी इस स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस PC पे क्लिक करके इसको IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं। तो हमने इसको 10.0.0.1 और ये सबनेट मास्क असाइन किया। इस तरह इसको भी 10.0.0.2 असाइन करते हैं और इस तरह इस PC3 को 10.0.0.5 चलिए ये असाइन कर लेते हैं 5। ठीक है,
और इस तरह इसके सबनेट मास्क 255.0.0.0 और इस तरह PC4 को भी 10.0.0.6 असाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम कम्युनिकेशन चेक करेंगे, इसकी कंफर्म करेंगे किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच 0 पे आते हैं, इसकी कंसोल लेते हैं। ठीक है, सीरियल मोड में चले जाते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और सबसे पहले हम इंटरफेस चेक करते हैं कि इंटरफेस कौन सी मोड में। तो ये जी FA0/1 से लेकर 5 तक ये कनेक्टेड है। ठीक है, 4 तक ये कनेक्टेड है, स्पीड ऑटो है, डुप्लेक्स ऑटो है, हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। तो चलिए ग्लोबल मोड में चले जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस रेंज, और हम सारे इंटरफेस में 1 नहीं, 1 क्योंकि ये दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट है, तो हम 2 से लेकर 5 तक या 4 तक, तो 5 तक हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, इस पे पोर्ट पास इसे बनाना है। पोर्ट पास किया है, हम इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इसके टाइम आप लोग इसको नहीं समझ सकोगे, सिर्फ आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना किस तरह काम करते हैं। तो हम इसको पहले एक्सेस मोड में कर लेते हैं। और ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्या कमांड दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ कि एरर क्या होते हैं और मिसमैच, डुप्लेक्स और ये क्या होता है। ठीक है, किस तरह काम करते हैं। तो हमने इस पे पोर्ट सिक्योरिटी रीज़न में हमने ये रीज़न भी पढ़ा था कि एरर मोड में ये पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन की वजह से भी जा सकते हैं। तो हम इसको पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन इस पे इनेबल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या है हकीकत में इस वायलेशन की तरफ, वायलेशन से ये एरर मोड में चले जाते हैं कि नहीं। तो हमने इस पे वायलेशन पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई की और इसको टाइम देते हैं, चलिए 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसके बाद इन कमांड से आप लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमने अप्लाई किया कि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है कि नहीं, तो इनेबल है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि एक ही कंप्यूटर भी कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए पैकेट ट्रेसर है, हम यहाँ से पिंग कर लेते ताकि इसको पता हो कि हाँ तुम्हारे साथ कोई डिवाइस कनेक्ट हैं। तो हमने यहाँ से पिंग कर लेने हैं 10.0.0.2 है ना, हाँ 2, और अभी इसको पता लग गया हो कि हाँ मेरे साथ तो कोई डिवाइस कनेक्ट है, तो अभी इसको नज़र आ रहा होगा। तो हम फिर वेरीफाई कर लेते हैं और अभी करंट एड्रेसेस इसको 3 और 4 के साथ ये दोनों कनेक्टेड है, एक ही PC एक के साथ कनेक्टेड है। तो हमने इसको कहा है कि अगर तुम्हारे साथ इसके अलावा कोई दूसरा PC कनेक्ट हो तो तुमने एरर मोड में जाना है। ठीक है, तो हम अभी इंटरफेसेस को चेक कर लेते हैं। तो ठीक है 3 भी ठीक है और 4 भी ठीक है, दोनों कनेक्टेड है और इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम आते इसकी जो केबल्स है इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही इंटरफेस पे एक ही कंप्यूटर अलाउ किया है। तो इसके बाद जब ये इंटरचेंज हो तो इसमें मसला आ जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं, हमने इस केबल को लेना है स्ट्रेट 2 को और इसको 3 के साथ कनेक्ट कर ले। इस 3 के साथ पहले ही PC1 कनेक्ट था और इसको 4 के साथ कनेक्ट कर लेते, इसके साथ PC0 कनेक्ट था। तो अब इसमें एरर आ गई होगी क्योंकि ये वायलेशन इसने की पोर्ट सिक्योरिटी की। तो इस तरह ये एरर मोड में चला जाता है, इस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरर डिसेबल्ड। ठीक है, तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि एक इंटरफेस किस तरह एरर मोड में चला जा सकता है। ठीक है, तो इसके पॉसिबल रीजंस हैं जो हमने इससे पहले बहुत डिटेल के साथ डिस्कस। चले अब वो स्पीड और डुप्लेक्स मिसमैच इसको ट्रैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्विच 0 का पास इथरनेट 0 और स्विच 1 का पास इथरनेट 0, इन दोनों हम कुछ चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने स्विच 1 पे क्लिक किया, इसका कंसोल लिया और हम इसकी इंटरफेसेस को चेक कर लेते हैं। FA0/1 जो है ये कनेक्टेड मोड में है, डुप्लेक्स ऑटो है, स्पीड भी ऑटो है। ठीक है, तो हम इसकी सेटिंग में चेंजेस कर लेते हैं, इसकी डुप्लेक्स और हाफ और फुल में आप लोगों को अब डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पिंग कर लेते हैं कि आए दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने इस PC से इसको पिंग लिख दिया और PC3 पिंग किया। ठीक है, तो इसका IP एड्रेस PS किया और ये कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, पिंग हो रहा है। तो इसके बाद हम स्विच 0 का फास्ट इथरनेट 0/0 जो दूसरे स्विच 1 के साथ कनेक्टेड है, इसकी डुप्लेक्स जो है इसको हाफ कर लेते हैं। तो हमने पास 0 सेलेक्ट किया, इसका स्पीड 10 रख दिया। ठीक है, मतलब हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स भी हाफ कर दिया। इसके बाद हमने इसको एंड करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम स्विच 1 के FA0/1 पे आते हैं और इसका जो डुप्लेक्स है हम इसको फुल डुप्लेक्स कर देते हैं और इसका स्पीड इसका 100 रख देते हैं और
इसको फुल डुप्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि अगर दोनों तरफ पे डुप्लेक्स सेम ना हो तो फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो आप लोग देख सकते हो कि स्टेटमेंट में भी नॉट कनेक्टेड, अलबत्ता केबल कनेक्टेड है लेकिन यहाँ पे नॉट कनेक्टेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डुप्लेक्स फुल है और स्पीड 100 है। इस तरह स्विच 0 के पास इथरनेट 0/0 में देखिए 0/1 में, तो ये भी नॉट कनेक्टेड स्टेटस नज़र आ रहा है और ये हाफ है और ये 10 है इसी वजह से। ठीक है, अब हम कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं। इससे पहले कम्युनिकेशन हो रहा था, ठीक है, जो ऊपर पिंग हुआ था, आप लोग मैंने ये हाईलाइट कर दिया। इसके बाद अब हम ट्राई कर लेते हैं और ये पिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये डुप्लेक्स मिसमैच की वजह से नहीं हो रहा, स्पीड की वजह से नहीं हो रहा। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि किस तरह एक पोर्ट एरर क्या होती है, डुप्लेक्स मिसमैच क्या होती है, स्पीड क्या होती है और कोलिजन क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया है। अगर कोई मसला कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसीने 230 से एक फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम टीसीपी और यूडीपी की कंपैरिजन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि टीसीपी क्या चीज़ है और यूडीपी। इसके साथ हमने एक बोनस टॉपिक भी ऐड किया है, SCTP, जो टीसीपी और यूडीपी का कम्बिनेशन, इसका एडवांस है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, शायद फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टीसीपी को पढ़ेंगे कि टीसीपी क्या चीज़ है। तो ये एब्रीविएशन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। तो टीसीपी इज़ अ स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन नेटवर्क कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि हम इनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो बातचीत। तो ये कंप्यूटर सपोज़ ये नोड, ये नेटवर्किंग नोड के साथ किस तरह एक्सचेंज ऑफ डेटा कर रहा है। ठीक है, ये किस तरह इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये टीसीपी और यूडीपी, ये टेक्निक से ये इसके थ्रू होता है। ठीक है, थ्रू विच एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन एक्सचेंज डेटा। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी बताई। टीसीपी वर्क्स विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी के साथ ये टीसीपी काम करता है। इससे पहले जो हम इस पे आगे लेक्चर्स में बात करेंगे कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ टीसीपी अलहदा काम करता था। जब इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई वर्जन 3 में, इस टीसीपी का वर्जन 3 में इसके साथ आईपी इंक्लूड हुआ। तो अभी तो ये आईपी वर्जन 4 जो TCP/IP कंप्लीट सूट ऑफ प्रोटोकॉल है, ये दोनों आपस में एक साथ काम करते हैं। लेकिन इससे पहले ये अकेले काम करता था। ठीक है, विच डिफाइन हाउ कंप्यूटर्स सेंड पैकेट्स ऑफ डेटा टू ईच अदर। तो हमने जितनी भी बातें की इसका अगर हम खुलासा कहें तो जब एक नेटवर्क पे एक नोड दूसरे नोड के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे और डेटा भेजना चाहे, तो ये कम्युनिकेशन कैसे करेगा और ये डेटा किस तरह भेजेगा। अगर डेटा कहीं पे लॉस हो गया तो ये किस तरह रिकवर होगा, आया डेटा सही से पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी चेक इन कंडीशन होते हैं, ये कौन चेक करते हैं? ये टीसीपी और आगे हम यूडीपी पढ़ेंगे और चेक करते हैं। तो इसके बाद हम यूडीपी पे आते हैं। तो वही टेक्निक है, लेकिन टीसीपी और यूडीपी में कुछ फ़र्क है। यूडीपी जो है ये पास्ट कम्युनिकेशन करवाता है और पास्ट ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा करवाता है, लेकिन टीसीपी वो स्लो है लेकिन रिलायबल है। रिलायबल मतलब अगर जैसे कि ईमेल है, अगर ईमेल के थ्रू हम कोई मैसेज सेंड करना चाहे तो इसमें एक करेक्टर भी मिसिंग नहीं होगा। ठीक है, और यूडीपी नॉर्मली जब हम वॉइस और आईपी जिस तरह हम मोबाइल पे बात करते हैं, तो सपोज़ हमारा एक बात हमें रिसीव ना हो, कोई 2-3 सेकंड का वॉइस है और वो हमें रिसीव ना हो, तो इस तरह ये स्किप कर जाता है। इसको छोड़कर आगे हम जो भी बात की उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह यूडीपी जो है ये रिलायबल नहीं है, इसमें लॉसिंग ऑफ डेटा होता है, लेकिन टीसीपी में डेटा की लॉस नहीं होती। तो हम इसकी जो बेसिक फ़र्क है हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन
आप लोगों ने ये समझना है कि टीसीपी भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन और डेटा सेंड और रिसीव करवा सकते हैं, और यूडीपी भी है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी पर्क पे आते हैं कि टीसीपी क्या चीज़ है और यूडीपी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो है इसमें कनेक्शन, टीसीपी में कनेक्शन एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ये है कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाता है, जब ये कनेक्शन बन जाते हैं इसके बाद ये डेटा भेजता है। तो जब डेटा पहुंच जाता है तो इसके बाद इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती का कि हाँ तुम्हारा डेटा रिसीव हो गया, तो इसके बाद ये कनेक्शन क्लोज करवाते हैं। लेकिन यूडीपी कनेक्शन लेस है, अगर कनेक्शन हो या ना हो और ये सेंडर को डेटा रिसीव करते हैं, इसको ये पता नहीं चलता कि आया हमारा डेटा रिसीव हुआ है कि रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी यूजेज पे आते हैं। तो टीसीपी जो है ये हाई रिलायबल है, जिस तरह हम बता रहे हैं कि ये रिलायबल है। क्रिटिकल लेस ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। तो यूडीपी जो है ये फास्ट है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन है, इसकी ट्रांसमिशन अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। जिस तरह के हम अगर लाइव वीडियो पे आ जाए तो कहीं पे स्क्रैच आ जाता है लेकिन आगे वीडियो कंटिन्यू हो जाती है, तो ये यूडीपी के थ्रू पॉसिबल है। अगर टीसीपी में होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता लाइव वीडियो, ठीक है। इस तरह स्मॉल क्यूरीज इसके थ्रू होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट, ठीक है। जिस तरह के सपोज फेसबुक पे कोई लाइव आता है और वो 100 ऑफ पीपल्स इसे एट द सेम टाइम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूडीपी के थ्रू पॉसिबल है। ऑर्डरिंग ऑफ डेटा पैकेट्स, रीअरेंज पैकेट्स इन ऑर्डर, इसमें हाई ऑर्डरिंग होती है, बहुत तरीके के साथ इसमें होती, लेकिन इसमें इतनी वो ऑर्डर नहीं होती। डेटा तो जाता है लेकिन ऑर्डरिंग इसकी इतनी ऐसी टेक्निक नहीं जिस तरह यूटीसीपी की है। रिलायबिलिटी इसमें है लेकिन यूडीपी में नहीं है। इस तरह स्ट्रीम ऑफ डेटा, रीड एज बाइट स्ट्रीम, इसमें बाइट बाय बाइट एक स्ट्रीम, जिस तरह नदी बहती है तो इस तरह इसमें अगर हम कह लें कि बाइट बहती है तो कोई अजीब बात नहीं होगी। आप लोगों के कंसेप्ट के लिए इस तरह बातें मैं करता हूँ, आप लोगों ने समझना है, ठीक है। इसके बाद सेंड एंड रीड इंडिविजुअली, ठीक है। इसको हम एक बाइट बाई बाइट एक सेंड होता है, रीड होता है, इस तरह सेंड रीड, और इस तरह एक एक सेंड होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एरर चेकिंग रिकवरी भी है, लेकिन सिंपली इसमें सिर्फ और सिर्फ एरर चेकिंग तो है लेकिन रिकवरी नहीं है, ठीक है, यूडीपी में। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट, इसमें सेगमेंट बाय सेगमेंट एक्नॉलेजमेंट होता है, लेकिन इसमें एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आया पैकेट रिसीव हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह ये टीसीपी और यूडीपी में बेसिक फ़र्क है, ठीक है। तो हम टीसीपी पे आते हैं। तो ये टीसीपी में 3 वे हैंडशेक होता है। एक क्लाइंट है, सपोज ये सर्वर है, तो ये पहले ये सेंड मैसेज सेंड करता है, ठीक है। तो सेंड को सपोज इसने सीक्वेंस नंबर 100 मैसेज सेंड किया, तो सर्वर का स्टेट चेंज टू सेंड रिसीव्ड, ठीक है। तो इसका स्टेट चेंज हो गया। इसके बाद ये सेंड एक मैसेज भेजता है और अपना सीक्वेंस नंबर सपोज 200 भेजता है, और एक्नॉलेजमेंट इसका इसके साथ +1 करते 101 भेजता है। तो इस तरह इसका स्टेट भी चेंज होता है, तो ये कनेक्शन इसके साथ इस्टेब्लिश हो जाता है और ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। इसके बाद सीक्वेंस नंबर इसका 101 और एक्नॉलेजमेंट इसका एक इंक्रीमेंट हो गया एक्नॉलेजमेंट 201, और इस तरह दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसको 3 वे हैंडशेक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यूडीपी पे आते हैं। तो ये ट्रांसमिट डेटा सेंड करता है। जब इसका बफर फुल हो जाता है तो ये कहता है कि आई एम नॉट रेडी। तो इसके बाद जब इसका बफर खाली होता है तो फिर इसको मैसेज भेजते हैं कि फिर ट्रांसमिशन शुरू करो। इस तरह ये डेटा भेजते हैं और ये रिसीव करते हैं। वही बात है, इसकी कन्वर्सेशन फास्ट होती है और टीसीपी की स्लो होती है। अब हम आते हैं इसकी हेडर पे। हेडर मतलब इंफॉर्मेशन कि टीसीपी में कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं और यूडीपी में कौन से होते हैं। तो जो यूडीपी का हेडर है वो सिंपल है, ठीक है। यूडीपी हेडर है और इसमें यूडीपी डेटा होते हैं। तो हेडर में क्या क्या है, सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, और लेंथ है, और चेकसम है। चेकसम एरर के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इस तरह इसमें ये 4 फील्ड्स हैं। अगर हम टीसीपी के हेडर को देखें तो इसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट ये इसमें सेम होगा। इसके बाद चेकसम इसमें भी है, इसमें भी है। लेंथ
तो इसमें इसके अलावा सीक्वेंस नंबर जो एक्नॉलेजमेंट और सिन के लिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ठीक है। हेडर लेंथ, अगर ये इस हेडर का लेंथ कितना होगा, ये कंप्लीट एक अलग टॉपिक है। अगर मौका मिला तो हम इसको कोई और सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर के लिए ये रिज़र्व है, अर्जेंट पॉइंटर है, एक्नॉलेजमेंट है, पुश है। इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लैग्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ सिचुएशन में काम करते हैं। जैसे कि अगर ये कोई सीक्वेंस नंबर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये सेंड मैसेज भेजते हैं तो ये पॉइंटर ऑन हो जाता है। ये इस तरह ही काम करते हैं। विंडो इसका साइज़ है, अर्जेंट पॉइंटर चेकसम, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ये एक एक इस्तेमाल हो जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि इसमें जितने फील्ड्स हैं इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर इतनी पैरामीटर चेक होगी तो ज़रूर इसकी जो कम्युनिकेशन है वो स्लो होगी। इसमें तो इतने पैरामीटर चेक नहीं होते तो इसलिए इसकी कम्युनिकेशन फास्ट होती है, लेकिन रिलायबिलिटी इसमें कम होगी यूडीपी में और टीसीपी में ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम आते हैं जो डिसएडवांटेज इसमें थे जो इसमें थे, इन दोनों से ख़त्म करके कौन सा एक नया प्रोटोकॉल और इसका एडवांटेज और इसके एडवांटेजेस सारे मिला के एक नया प्रोटोकॉल बनाया जिसको SCTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें TCP प्रोवाइड्स बोथ रिलायबल डेटा ट्रांसफर एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन डिलीवरी ऑफ डेटा। जो TCP है तो इसका एडवांटेजेस इसमें शामिल कर लिया है, ठीक है, TCP का, कि ये इसमें सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा होती है और रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद स्ट्रीम ओरिएंटेड नेचर ऑफ TCP ऑफ एन इनकन्वीनियंस। जो TCP है तो इसमें स्ट्रीम जो बिट बाई बिट हैं इसकी इस एक एक बिट के साथ ही एक्नॉलेजमेंट और इस तरह होते हैं, मतलब एक ही टाइम में एक ही डेटा जा सकता है। लेकिन जो SCTP है ये मैसेज ओरिएंटेड है, मतलब ये एट द सेम टाइम मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिमिट स्कोप ऑफ TCP सॉकेट कॉम्प्लिकेट टास्क प्रोवाइडिंग हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कैपेबिलिटी यूजिंग मल्टी होम। इसमें मल्टी हाई अवेलेबिलिटी होती है। अगर एक सपोज़ एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन हो रही है और बीच में नेटवर्क फेल हो गया तो इस TCP के पास ऑप्शन नहीं होता कि दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। अलबत्ता जो SCTP है तो उसके पास हाई अवेलेबिलिटी इसके साथ वो इख्तियार है कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। तो ये SCTP में एक नया फीचर है। इसके बाद TCP इज़ रिलेटिवली वल्नरेबल टू डिनाइल ऑफ सर्विस। जो TCP है तो उसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकते हैं, जैसे कि सिन अटैक्स। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स होते हैं, एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं और एक और अटैक भी इसके लिए भी वल्नरेबल है। तो इन सारे जो डिसएडवांटेज हैं इसको मिला के क्या किया, एक नया प्रोटोकॉल बनाया जिसको स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ये इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो ये SCTP का हैंडशेक जिस तरह इसमें 3 वे हैंडशेक होता था इसमें 4 वे होता है, ठीक है। तो ये इंट इनिशिएट मैसेज भेजते हैं, ये कुकी जनरेशन यहाँ पे होती है। इसके बाद इनिशिएट इनिट एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद कुकी इको और इस तरह कुकी एक्नॉलेजमेंट और एसोसिएशन इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी हेडर फॉर्मेट पे आते हैं। तो इसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, वेरिफिकेशन टैग और चेक्स, ये सिंपल, ठीक। इसके बाद फिर इसमें मुख्तलिफ चंक होते हैं, डेटा चंक्स इसको कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल चंक 1 और डेटा चंक, इस कंट्रोल चंक होते हैं। इसके बाद डेटा चंक मीन स्मॉल पीस ऑफ डेटा, ठीक है। तो कंट्रोल चंक में टैब होता है, फ्लैग होता है, लेंथ होते हैं और कंट्रोल डेटा होते हैं। इसके बाद इसके साथ मुख्तलिफ मैसेज के चंक होते हैं, डेटा के टैब, फ्लैग और इस तरह जितने भी मैसेज होते हैं हम इसके साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये SCTP हेडर फॉर्मेट है। तो EQ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जिस तरह IPv6 2012 में लॉन्च हुआ और अभी तक प्रॉपर्ली इस पर काम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में, मुख्तलिफ़ कंपनीज में या मुख्तलिफ़ जो भी है प्रोटोकॉल में इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो इसी तरह जो SCTP है तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा और बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी होगी।
जिस तरह क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह भी है कि टीसीपी जो बहुत आजकल बहुत मशहूर है और काम करता है, ठीक है, थोड़ा स्लो है लेकिन काम करते हैं, तो इसलिए टीसीपी यूज़ हो रहा है, लेकिन शायद फ्यूचर में एचटीटीपी यूज़ होगा। इसके बाद हम इन तीनों की कंपैरिजन करते हैं। तो मल्टी होमिंग जो है इस सीटीपी में है, ना टीसीपी में है और ना यूडीपी में है। मल्टी होमिंग वही हाई अवेलेबिलिटी की, अगर एक रास्ता डाउन हो जाए तो ये दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी स्ट्रीमिंग, ये एट द सेम टाइम मुख्तलिफ डेटा एंड टू एंड के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन न टीसीपी में होते हैं न यूडीपी में होते हैं। आर्डर डेटा डिलीवरी, इसमें जो डेटा है आर्डर में जाता है, इसमें भी आर्डर में जाता है लेकिन इसमें नहीं होता, इसलिए ये दोनों रिलायबल हैं। अलाउ हाफ क्लोज कनेक्शन, हाफ क्लोज कनेक्शन का मतलब ये है, टीसीपी में ये मसला होता था कि जब एक तरफ से सिंक मैसेज होता था और बीच में कोई मसला और दूसरी तरफ ये इंतज़ार करता है कि अभी तो हमारा मैसेज इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन जो पॉइंट 1 है वो मैसेज को डिस्कार्ड कर देता था। तो इस तरह इसमें हाफ ओपन कनेक्शन होती है, जो दूसरा पॉइंट अभी तक इंतज़ार कर रहा होते हैं, तो इस सीटीपी में ये प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। इसी तरह एप्लीकेशन पीडीयू हैंडलिंग बंडलिंग, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पीडीयू बंडल हो सकते हैं, टीसीपी में हो सकते हैं, यूडीपी में नहीं। एप्लीकेशन पीडीयू फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी होती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तकसीम करना, तो इसमें भी होती है, टीसीपी में, ईसीटीपी में और यूडीपी में नहीं होती। कंजेशन कंट्रोल, जो कंजेशन मतलब रश को कहते हैं, तो जिस तरह टीसीपी भी हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसमें भी कंजेशन कंट्रोल होती है, एचटीटीपी में होते हैं लेकिन यूडीपी में नहीं, इसमें डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। इसमें पार्शियल रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र ऑप्शनल है, इसमें नहीं है, ठीक है। रिज़र्व मैसेज बाउंड्रीज, ये मुख्तलिफ प्रिजर्व मैसेज बाउंड्रीज, ये भी इसमें है, इस टीसीपी में नहीं है और यूडीपी में। गर्ज़ ये है कि जो यूडीपी की एडवांटेजेस है और टीसीपी की एडवांटेजेस है, ये दोनों कंबाइन होकर किस प्रोटोकॉल में इम्प्लीमेंट हुए, इस सीटीपी में, और जो दोनों से जो डिसएडवांटेजेस है दोनों के, वो दोनों ख़त्म हुए हैं। और अब हम यहाँ पे आते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी यूज़ करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन यूडीपी और कौन सी एप्लीकेशन टीसीपी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब कॉमन टीसीपी प्रोटोकॉल पोर्ट्स हैं, इसमें एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिस पे हम हेवी फाइल रखते हैं, तो ये टीसीपी पोर्ट नंबर 20 और 21 ये यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइल में एक ही बिट या एक ही करेक्टर ये मिस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो इसलिए ये टीसीपी यूज़ करता है। इसके बाद सिक्योर शील्ड जो है ये भी टीसीपी यूज़ करते हैं। एसएसएच जो नॉर्मली हम कहते हैं, टेलनेट भी टीसीपी, सिंपल मेल जो ईमेल है इसमें एसएमटीपी जो है ये भी टीसीपी यूज़ करते हैं, और जो डीएनएस है ये टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। टीसीपी जो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन है, इसमें यूज़ होता है यूडीपी, जब क्लाइंट इससे क्यूरी रिजॉल्व करता है तो इस टाइम ये यूडीपी यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या डीसीपी है, तो ये भी यूडीपी यूज़ करता है 67 और 68, क्योंकि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं आईपी एड्रेस असाइनमेंट के लिए, तो उस टाइम अगर ऐसे आईपी एड्रेस मिल जाता है या मिल नहीं जाता तो ये यूडीपी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, यूडीपी के तहत ये रिक्वेस्ट भेजता है। इसके बाद ट्रीवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टीएफटीपी जो है, इस पे हम स्माइल फाइल रखते हैं, ये भी यूडीपी यूज़ करते हैं 69 पोर्ट। इस तरह एचटीटीपी टीसीपी यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो POP3 है, ये वर्क POP3 ये मेल के लिए यूज़ होता है, ये भी टीसीपी यूज़ करता है। इस तरह एनटीपी जो नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी यूडीपी यूज़ करता है। नेट बायोस, इससे पहले बहुत पहले, आजकल तो ये यूज़ नहीं हो रहा, इससे पहले ये डीएनएस की तरह काम करता था, ये भी टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज़ करता था। इस तरह IMAP जो इंटरनेट मैसेजिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी टीसीपी यूज़ करता है। इसी तरह SNMP जो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ये भी टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज़ करते हैं। इसके अलावा BART BGP भी टीसीपी यूज़ करता है। लाइटवेट डायरेक्ट एक्सेस LDAP जो माइक्रोसॉफ्ट में सर्वर में यूज़ होता है अक्सर, ठीक है, तो ये भी टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज़ करते हैं। इस तरह पर HTTPS भी टीसीपी और यूडीपी
दोनों TCP यूज़ करते हैं। इसी तरह LDAP तो हमने इससे पहले पढ़ा, FTP और TLS ये भी TCP यूज़ करते हैं। ये कॉमन प्रोटोकॉल है कि जो UDP यूज़ करते हैं, जो TCP यूज़ करते हैं। तो UDP क्यों यूज़ करते हैं, TCP यूज़ करते हैं, इसके अलग अलग रीज़न है जो इससे पहले हमने बताया आप लोगों को कि TCP रिलायबल है और UDP स्पीड वाला है, हाई स्पीड है इसका। तो इस तरह ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया कि कौन सी एप्लीकेशन TCP और कौन सा UDP यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लोग और भी नेट पे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम CC ने 203 फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19 पढ़ेंगे, जिसमें हम कन्फिगर एंड वेरीफाई IPv4 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। तो IPv4 V4 मतलब V1 कहा गया, V2 V3 और इसके बाद V5 और V6 इस तरह के अप टू 15 हैं। तो क्यों डायरेक्ट हम IPv4 एड्रेसिंग को कन्फिगर वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमें IP वर्जन 1 2 3 ये कहा गए और इस तरह वर्जन 5, इसके बाद जो 6 आए तो वो तो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन वर्जन 5 और 3 2 और 1 वो कहा गए। तो इसको समझने के लिए चलिए हम इस सिनारी पे जाते हैं। इसको इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1957 में जो पहले कंप्यूटर थे, डिजिटल कंप्यूटर, तो वो एट द सेम टाइम एक ही वक्त पे एक ही काम कर सकता था। ठीक है, एक ही वक्त पे एक ही काम कर सकता था और इसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। बैच मतलब ये एक काम इसको कहा गया अगर ये काम तुमने करना है तो वो काम करके इसके बाद ये दूसरा काम करता है, तीसरा, ये चौथा, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक काम से ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर भी बड़े हो गए, इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो गई, ये हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता, की साइज़ भी बढ़ गई। तो अब इसको कोल्ड स्टोरेज में प्लेस किया गया ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो। तो फिर एंड यूज़र इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रोग्रामर इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती थी, इसमें प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए 1957 में रिमोट कनेक्शन का कंसेप्ट आ गया। अब ये सपोज़ बैच कंप्यूटर है तो ये अलहदा एक रूम में पड़ा होता था, इसको AC लगे होते और बाहर ये बंदा बैठ के इसके साथ रिमोट कनेक्शन करके इस पर प्रोग्रामिंग कर सकता था और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, तो इसी तरह इसके बाद इसके साथ साथ टाइम शेयरिंग की कंसेप्ट भी आ गई। मतलब ये कंप्यूटर एट द सेम टाइम मल्टीपल यूज़र इसकी प्रोसेसिंग शेयर कर सकते थे और इस पर काम कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह जब एक कंप्यूटर बन गया तो कंप्यूटर तो बन गया, ये बेसिक काम फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता था, लेकिन अब इसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी कि किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवा सके। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन के लिए 1963 में जोसेफ लेक लेडर एक साइंसदान था, इसने ये विजन पेश किया कि क्यों ना ये कंप्यूटर लॉन्ग डिस्टेंस पे, स्मॉल डिस्टेंस पे ये कम्युनिकेशन कर सके और आपस में एक्सचेंज ऑफ डेटा कर सके। ठीक है, तो इस विजन के मुताबिक US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो US DOD था, इसके अंडर एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको ARPA कहते थे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट ये रन करता था DOD। तो इसने ये काम इस प्रोजेक्ट को सौंप दी और 1966 में ARPA ने इस पे काम शुरू कर दिया और 1969 में ARPA ने एक नेटवर्क बनाई जिसको ARPANET वही प्रोजेक्ट और नेट मीन आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसने एक नेटवर्क बनाई जिसको ARPANET कहते थे, जो इनिशियली पोर्ट साइट्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते थे। इसने पोर्ट साइट आपस में कनेक्ट की। इसमें जो पहला साइट था वो UCLA था, फिर UC सांता बारबरा था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी था, यूटा था। ये चारों साइट पहली मरतबा ये चारों साइट ARPANET के थ्रू कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो जो UCLA ये था, इस तरह स्टैनफोर्ड और
यूसी सांट और यूटा, ये सारों साइट इसके थ्रू कनेक्ट हो गए। किस तरह, किस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हुए, तो आईएमपी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हुए, जिसको इंटरनेट मैसेज प्रोसेसर कहते हैं। आजकल जो राउटर यूज़ होते हैं गेटवे पे, इस तरह उस टाइम गेटवे पे आईएमपी डिवाइस यूज़ होता था, जो इस डिवाइस के पैकेट को इस के मुताबिक फॉरवर्ड कर देता था, ठीक है, डेस्टिनेशन के मुताबिक फॉरवर्ड कर देता था। तो ये कौन काम करवाता था, ये आईएमपी, इसकी आईएमपी की ये फंक्शनलिटी कि ये पैकेट स्विचिंग कर ले और जो पैकेट थी इसकी राउटिंग कर ले, ठीक है। तो इस तरह आईएमपी पैकेट राउटिंग की फंक्शनलिटी परफॉर्म करता था। इसके बाद जो कंप्यूटर इस आईएमपी को डेटा भेजती थी तो वो होस्ट टू आईएमपी इस प्रोटोकॉल के तहत भेजी थी, और जो ईआईएमपी को डेटा भेजती थी तो उसको एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के थ्रू ईआईएमपी आपस में कम्युनिकेशन करते थे, ठीक है। तो ये आईएमपी का स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर है कि इस तरह का ये डिवाइस होता था। आजकल तो ये काम राउटर स्विच वगैरह परफॉर्म करता है या फायरवॉल, ठीक है, लेयर 3 स्विच राउटर या फायरवॉल, ये काम ये तीनों डिवाइसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा बेसिक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो ये तो सारे हमने पढ़ ली, ये भी पढ़ ली। इसके बाद इस एनसीपी में एक मसला ये था कि जब ये डिवाइस इस डिवाइस को डेटा भेज रहा था, तो ये डिवाइस जब डेटा भेजता तो इसको पता नहीं चलता कि आया हमारा डेटा हो गया कि नहीं। तो इसके बाद इसको रिप्लेस किया गया टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस पे 2 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। 1973 में इसको अडॉप्ट किया किसने, आरपानेट ने टीसीपी को इम्प्लीमेंट किया एनसीपी की जगह। और अब इसमें एक एडवांटेज ये थी कि जब ये डिवाइस इस डिवाइस को मैं डेटा भेजना चाहता था और जब ये रिसीव हो तो इसको एक्नॉलेजमेंट आ जाता कि हाँ डेटा पहुंच गया है, ठीक है। अब इस तरह काम चलता रहा तो ये टीसीपी वर्जन 1 1973 में इस्टेब्लिश हो गया और प्रॉपरली 1974 में इस आरएफसी के थ्रू ये डॉक्यूमेंट हुआ। तो आरएफसी क्या चीज़ है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। जब मुख्तलिफ साइंसदान या मुख्तलिफ लोग बैठते हैं और किसी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और फिर इसको प्रॉपर पब्लिश कर लेते हैं तो इसको आरएफसी कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। आप लोगों ने जस्ट कंसेप्ट लेना है कि आरएफसी क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस आरएफसी में इसको डॉक्यूमेंट किया। इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन करके वर्जन 2 लाया गया 1973 में, और टीसीपी वर्जन 1 की वजह से आईपी वर्जन 1 मिसिंग है। तो वही टीसीपी वर्जन 1 आईपी वर्जन 1 है, सपोज़ आप इस तरह कर लो, ठीक है। इस तरह टीसीपी वर्जन 2 में आईपी वर्जन 2 इसकी वजह से मिसिंग है। तो इस तरह टीसीपी वर्जन 2 आईपी वर्जन 2 आप लोग कैसे कि वही आईपी वर्जन 2 थी, ठीक है। तो वर्जन 1 में ऐसी क्या कमी थी कि टीसीपी वर्जन 2 लाया गया। तो एक कमी ये थी कि ये इसको फिक्स नाम असाइन होते थे तो इसी के थ्रू ही कम्युनिकेशन कर सकते थे। तो इसमें ये मॉडिफिकेशन ये भी हुए कि अब ये लॉजिकल एड्रेसेस इसमें असाइन हुए, तो एक ही कंप्यूटर के कई नाम भी हो सकते थे और एक ही कंप्यूटर के अपने नाम चेंज भी कर सकता था, इसी के थ्रू भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। अब इसके बाद इसमें मुख्तलिफ और मॉडिफिकेशन करनी थी। वर्जन 3 टीसीपी वर्जन 3 में इससे पहले आईपी स्प्लिट होता था, ठीक है, इन टू इन डिलीवरी इसके थ्रू पॉसिबल नहीं थी। लेकिन इसके बाद टीसीपी आईपी में इन टू इन डिलीवरी आ गई और टीसीपी और आईपी को दोनों को कंबाइन किया, ठीक है, 1978 में। तो वही से वर्जन 3 आईपी वर्जन 3 वही थी, ठीक है, टीसीपी वर्जन 3 और आईपी को कंबाइन किया। और इसके बाद इसमें कुछ कमी थी तो इनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन थी ये वर्जन 4 में प्रॉपरली ये इम्प्लीमेंट हो गया, टीसीपी वर्जन 4 में। इन दोनों को कंबाइन करके एक ही कंप्लीट प्रोटोकॉल कंप्लीट सूट ऑफ प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको TCP/IP प्रोटोकॉल सूट कहते थे। इसको इम्प्लीमेंट किया जो आज तक इम्प्लीमेंट है, ठीक है। लेकिन जो आरपानेट था वो एनसीपी का यूज़ करता था या टीसीपी का यूज़ करता था, ठीक है। तो एट द सेम टाइम पैरेलल फ्रांस में दूसरा नेटवर्क चल रहा था जिसको फ्रेंच नेटवर्क सैटेलाइट्स पे काम करता था, ठीक है। इस तरह इंग्लैंड में ये NCPL ये नेटवर्क काम कर रहा था जो आपस में तो कम्युनिकेशन कर सकता था। ये भी फ्रांस वाले भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो आरपानेट से ज़्यादा अच्छी थी।
लेकिन जो ARPANET थे वो भी आपस में ये डिवाइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इसके 1975 में वैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने एक सजेशन दी कि इस तरह एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि सारे इसको फॉलो करके आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। नॉर्मली मैं इस तरह कहूँ, जिस तरह हमारे यहाँ इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जब भी कोई आउटसाइड द कंट्री जाते हैं, इंटरनेशनली ये सफ़र करते हैं, तो इसको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। तो जब भी ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ इंग्लैंड के साथ या फ्रांस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते थे, तो इसके लिए एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए नेटवर्किंग में जो इन आपस में एक दूसरे को समझ सकें। तो आईएसओ ने ये सजेस्ट किया, और इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसी पे काम इससे पहले स्टार्ट किया था कर रहा था। जैसे 1975 में ये सजेस्ट किया और 1973 में इसने TCP वर्जन 1 बनाया भी था। तो इसी तरह 1983 में इसने TCP में जो विषय के जो काम थे ये सारे इम्प्लीमेंट किए TCP IP ने, और 1983 में ये इम्प्लीमेंट हो गया। और इसी तरह हमारा इंटरनेट ये सारे इंटरनेट में मर्ज हुए और ये सारे इंटरनेट बन गए, और इस तरह इंटरनेट का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो TCP IP वर्जन 4 में IP और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की कम्बिनेशन की वजह से इंटरनेट का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो इसके बाद वर्जन 5 है। तो चलिए वर्जन 5 पे चलते हैं कि वर्जन 5 में क्या है। तो वर्जन 5 में जो ये फेल हो गया था क्वालिटी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस एक्सटेंडेड के लिए, तो ये फेल हो गया, इसलिए ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और आजकल वर्जन 6 फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होगा, कई डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट भी है। तो वर्जन 6 में एड्रेस एक्सटेंडेड भी हो गया, क्वालिटी भी इसमें क्वालिटी की इशू भी ख़त्म हो गई, और इस तरह सिक्योरिटी भी इसमें इन्हांस हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया कि TCP वर्जन 1 कहा गया, 2, 3, 4 और इसके बाद 5 और 6, इस तरह पॉसिबल 15 वर्जन हो सकते हैं या 16 वर्जन हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए 4 बिट्स रिजर्व है। 2⁻⁴ = 16। तो इतने वर्जन आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बस बेसिक कंसेप्ट समझ लेना है। इसके बाद हम आगे जाएंगे, लेकिन ये वीडियो लंबी हो गई, तो इसलिए इसके बाद हम इसको स्टार्ट कर लेंगे IPU कॉन्फ़िगर। इस लेक्चर को हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IP फॉर एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।